हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज है इस सेशन का पूरा मोस्ट अवेटेड वीडियो विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर सैम्पल पेपर 2026। वन गो में हम पूरे सैम्पल पेपर को आज सॉल्व करेंगे। आप लोगों को जुड़े रहना है बिल्कुल एंड तक, और हमने पूरा पेपर आज ही डिस्कस करना है। मैं कोई दूसरा तीसरा पार्ट नहीं बनाऊंगी, इधर ही हम सारा प्रैक्टिस करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे। और मेरा ध्यान रहेगा आपको कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से बताना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करने के साथ साथ पूरी पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन का कैसा फॉर्मेट है, किस क्वेश्चन में कैसे आंसर लिखना है, उन चीज़ों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। सॉल्व करेंगे, आंसर्स को भी देखेंगे, लेकिन साथ के साथ ये भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो हो सकता है हर एक क्वेश्चन में एक कुछ अलग स्ट्रेटेजी निकल के आए, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। और PDF आपको मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल है हमारा, जिसका नाम है, क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का? बिलव्ड कम्युनिटी। उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। तो हो सकता है अगर आप इस PDF को खोल के बैठो और मेरे साथ साथ पढ़ो, नहीं तो अभी पढ़ लो, फिर बाद में डाउनलोड करके देख लेना। ओके, तो सबसे पहले हमारा सेक्शन ए, जो कि हमारा है क्वेश्चन 1 मार्क्स के बेसिस पे। तो यहाँ पे आप लोगों का इधर MCQ आया है। ऐसे 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, अच्छी बात है। MCQ होता है तो इजी रहता है, थोड़ा सा ऑप्शंस मिल जाता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछता है, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर नहीं लिया हुआ है, लेकिन आंसर जो है आपको इधर कहाँ है, हाँ यहाँ पे मैंने दे दिया है, ऐसे करके आप लोग देख सकते हो। बट अभी क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आंसर यहाँ पे नहीं लिया है। हम कोशिश करते हैं खुद से सॉल्व करने की। ओके, सो बहुत हो गई इंट्रो। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं वापस। नीता इज कंडक्टिंग इंटरव्यूज फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीनियर मैनेजमेंट रोल। तो नीता इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए। ओके, शी यूजेज द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस विथ ईच कैंडिडेट। ध्यान देना, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन विथ ईच कैंडिडेट। तो एक जैसा सवाल ही सारे कैंडिडेट से पूछती है नीता, जो कि सीनियर मैनेजमेंट रोल के लिए इंटरव्यू ले रही है। ओके, तो अब सवाल इतना तो कहानी है, अब सवाल ये है, वाई इज दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू बेनिफिशियल। अब इस तरीके के इंटरव्यू बेनिफिशियल क्यों है? तो इस तरीके का मतलब किस तरीके का, जहाँ पे हर एक कैंडिडेट से सेम सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा, इंटरव्यू 2 तरीके के होते हैं, जहाँ पे सारे कैंडिडेट के लिए एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। यानी ये जो इंटरव्यू है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि सबके लिए सेम एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर मतलब ये बहुत ज़्यादा पर्सनल इंटरव्यू टाइप का होता है। यहाँ पे कोई फिक्स कुछ नहीं रहता है, कुछ भी सवाल आ सकता है, सवाल के पीछे सवाल आ जाता है, डायरेक्ट कोई सेट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्यों बेनिफिशियल है, सवाल मेनली ये है। ओके, सो ऑप्शन 1, इट अलाउज कैंडिडेट्स टू शोकेस देयर यूनिक पर्सनैलिटीज। इट हेल्प्स क्रिएट ए पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यूअर। तो इट अलाउज कैंडिडेट्स टू शोकेस देयर यूनिक पर्सनैलिटीज। यूनिक पर्सनैलिटी दिखाने के लिए होती है। जो इंटरव्यूअर है उसका पॉजिटिव इम्प्रेशन के लिए होता है, उसका थोड़ा चमकाना है, अपना रौब जमाना है, इसलिए होता है। इट एंश्योर्स ऑल कैंडिडेट्स आर असेस्ड यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो ये इंश्योर करता है कि सारे जो कैंडिडेट्स है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू जा रहे हैं। या फिर इट गिव्स कैंडिडेट्स द फ्रीडम टू डिस्कस एनी टॉपिक दे वांट बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड। तो क्या ऑप्शन हो सकता है? तो पहले वाला शोकेस यूनिक, तो यहाँ पे जैसे सेम सेट ऑफ क्वेश्चन है, यूनिक की कोई बात नहीं है। इट क्रिएट पॉजिटिव इंप्रेशन ऑफ द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर की पॉजिटिव इंप्रेशन से क्या लेना देना यहाँ पे। सो इट इंश्योर ऑल कैंडिडेट्स आर असेस्ड यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट एंश्योर दैट सारे कैंडिडेट को एक ही तरीके के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू वो लोग जा रहे हैं। ओके, इट गिव्स कैंडिडेट द फ्रीडम टू डिस्कस एनी टॉपिक। ना, ये तो अनस्ट्रक्चर्ड में है ना, स्ट्रक्चर्ड में तो फ्रीडम नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2,
Why does a strong sense of social competence enhance a person's self esteem? तो एक इंसान में अगर सोशल कॉम्पिटेंस का स्ट्रॉन्ग सेंस रहता है तो इससे उसकी सेल्फ एस्टीम क्यों बढ़ती है? ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, by making them superior to others in every area, by fostering social connection and positive reinforcement, by ensuring that they excel in academic competence, by encouraging them to focus solely on physical appearance. तो किसी इंसान का अगर स्ट्रॉन्ग सोशल कॉम्पिटेंस है तो उसकी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम क्यों बढ़ती है? क्या वो दूसरों से सुपीरियर हो जाता है? ना ना ना, सुपीरियर की बात नहीं है. बाई फोस्टरिंग सोशल कनेक्शन एंड पॉजिटिव रेइनफोर्समेंट, हाँ, अगर सोशल कॉम्पिटेंस अच्छी है तो उसका सोशल कनेक्शन अच्छा होता है और इससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर. और दूसरा है एकेडमिक. अब एकेडमिक से उसका सोशल से उतना लेना देना नहीं है लेना देना, बट ये एक दूसरा टॉपिक है. बट सोशल जो कनेक्शन है ये मोस्टली EQ में आता है और हमारा जो एकेडमिक कॉम्पिटेंस वगैरह है ना, इसको हम IQ में पकड़ते हैं. ओके, और फोकस सोलिली ऑन फिजिकल अपीयरेंस ना, फिजिकल अपीयरेंस की अलग से कोई बात नहीं है यहाँ पे. सो फिर क्वेश्चन नंबर 3, सोनिया हैज़ असेस्ड फॉर एबिलिटीज़ सच एज लॉजिकल रीजनिंग एंड क्लियर थिंकिंग. तो सोनिया हैज़ टू बी असेस्ड फॉर एबिलिटीज सच एज लॉजिकल रीजनिंग एंड क्लियर थिंकिंग. The test used by psychologist will involve the following. तो यहाँ पे सोनिया की अगर हमने लॉजिकल रीजनिंग और क्लियर थिंकिंग को टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट उसके लिए बेटर होगा? सो कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट, बोथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ओपन एंडेड, क्या है? तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बोथ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या फिर ओपन एंडेड. तो हमको पता है क्या है कन्वर्जेंट क्या है. कन्वर्जेंट का मतलब होता है आप ऐसे समझ लो, कन्वर्जेंट मतलब होता है कि अलग अलग पॉइंट से एक जगह पे सारी चीज़ें कन्वर्ज हो रही है. आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट मिरर, डाइवर्जेंट मिरर, ऐसे रे से हम पढ़ते हैं. अभी उतना वो मैं उसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन उतना करूँगी नहीं, बट आप पढ़ते होंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट से बाकी तरफ जा रहा है, मतलब डाइवर्स डायरेक्शन में जा रहा है. तो क्योंकि हमें क्लियर थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग देखना है तो क्लियर थिंकिंग मैंने क्लियर हो के क्लैरिटी होगा. तो जब हमारा एक पॉइंट होता है तभी हम क्लैरिफिकेशन हमें मिलता है ना. कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन होता है, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ होता है. तो इस चीज़ से क्लियर थिंकिंग है और लॉजिकली सोचना है तो एक ही आंसर होता है. तो इसलिए इसका क्या होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो ये एक और वो आता है, हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी करके. तो क्रिएटिविटी जो होती है ये होती है डाइवर्जेंट और इंटेलिजेंस होती है कन्वर्जेंट. क्रिएटिविटी में एक थॉट से आप बहुत सारी कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग आता है. और इंटेलिजेंट माने एक इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और सबको मिला के वो एक कंक्लूजन पे आता है. ओके, गॉट इट. सो क्योंकि हमें लॉजिकल रीजनिंग और क्लियर थिंकिंग चाहिए तो हमारा ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग. ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन लोगोथेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर कोपिंग विथ लाइफ्स चैलेंजेस. तो थेरेपी में इनमें से कौन सी चीज़ों को लाइफ में कौन सी चीज़ों को एसेंशियल माना जाता है लाइफ के साथ कोप करने की, लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनके साथ. ओके, कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा बात करते करते ना थोड़ी वैसे प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाती है. ओके, सो लोगोथेरेपी अगर आपको पता है, लोगोथेरेपी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे लाइफ में पर्पस को, गोल को ढूंढने का काम करती है और उसको मतलब वो हमारी एक सेंस ऑफ पर्पस हमारे अंदर हो, हमारा कोई गोल हो, उन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों में हमें हेल्प करता है लोगोथेरेपी. सो सीधी बात है, आइडेंटिफाइंग एंड अल्टरिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स टू डेवलप मोर पॉजिटिव माइंडसेट. दूसरा है फाइंडिंग पर्सनल सेंस ऑफ मीनिंग और पर्पस इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन. Using reinforcement to increase desired behavior and reduce problematic ones. Replacing irrational beliefs with logical realistic ones to improve emotional well-being. सारे ही पॉइंट हमारे लाइफ के चैलेंजेस को कोप करने के लिए सही तो हैं, लेकिन स्पेसिफिकली लोगोथेरेपी में हमारा क्या है? लोगोथेरेपी टॉक्स अबाउट पर्पस. तो गोल की बात हो रही है, पर्पस की बात हो रही है, तो लोगोथेरेपी. तो ऑप्शन हमारा
B is the correct answer. Correct. Correct answer. Okay. Question number 5. Sachin often calls out answers in class without raising his hand. तो सचिन अक्सर बिना हाथ उठाए जवाब दे देता है. To change this behavior, the teacher starts ignoring him when he calls out but praises him every time he raises his hand before speaking. What strategy is the teacher using? तो सचिन एक लड़का है, हमेशा जवाब तो देता है लेकिन बिना हाथ उठाए. तो इसलिए अब टीचर क्या करता है, जब वो बिना हाथ उठाए जवाब देता है उसको इग्नोर करते हैं, और जब वो हाथ उठा के जवाब देता है तब टीचर उसकी तारीफ करता है. तारीफ करते हैं. टीचर है, तारीफ करते हैं. मेरी थोड़ी हिंदी भी इधर उधर है क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो इतना ज़्यादा बोलती आता है लेकिन बोलती नहीं हूँ, इसलिए फ्लुएंट नहीं है. ओके. तो यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ किया जा रहा है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, डिफरेंशियल या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अलग अलग सिचुएशन में उसको अलग अलग ट्रीटमेंट मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी इन ए थेराप्यूटिक सेटिंग? तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हमको दिया है और 4 स्टेटमेंट में से हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट थेरापी में एम्पैथी को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता है. ओके. सो क्या है? A therapist offers advice to the client on how to resolve their issue based on personal experience. तो ध्यान रखना, एम्पैथी और थेराप्यूटिक सेटिंग. तो एम्पैथी का मतलब पता है ना? एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों के जगह पे बैठ के उसके बारे में सोचना. इट्स लाइक उनके शूज़ में पैर रख के उनके सिचुएशन में सोचना, मतलब अपने आप को उनकी जगह पे रख के उनके बारे में सोचना. 2 टर्म आती है, एक होता है एम्पैथी, दूसरा होता है सिंपैथी. सिंपैथी माने तुम्हारे मन में किसी के लिए दया आ रही है, करुणा आ रही है, उसको हम कहते हैं सिंपैथी. सिंपैथाइज कर रहे हो तुम उसके लिए. और एम्पैथाइज मतलब दया नहीं आ रही है, बट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समवन्स सिचुएशन बाय प्लेसिंग योर सेल्फ इन देयर सिचुएशन. ओके, उसी को कहते हैं एम्पैथी. तो क्या है एम्पैथी? सो ए थेरापिस्ट ऑफर्स एडवाइस टू द क्लाइंट ऑन हाउ टू रिजॉल्व देयर इश्यूज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस. तो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे थेरापिस्ट उनको एडवाइस देती है. ए थेरापिस्ट एनकरेजेस द क्लाइंट टू मूव पास्ट देयर इमोशन एंड फोकस ऑन लॉजिकल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम. तो लॉजिकल सोल्यूशन पे ध्यान देने के लिए बोलते हैं, पास्ट को छोड़ के. दूसरा नहीं, तीसरा है थेरापिस्ट रिमेन्स न्यूट्रल and detached to maintain professionalism, avoiding emotional involvement in the client's experience. तो जो थेरापिस्ट है वो प्रोफेशनल रहते हैं, डिटैच रहते हैं और कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं क्लाइंट के एक्सपीरियंस के साथ. ओके. चौथा है a therapist carefully listen to the client's experience and express understanding of the client's emotion, allowing the client to feel heard and valued. सीधी बात है, आंसर पढ़ते ही आ गया ना. तो एम्पैथी का मतलब अगर पता है तो सीधी पढ़ के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि यहाँ पे जो थेरापिस्ट है वो ध्यान से सुनती है, क्लाइंट का क्या एक्सपीरियंस है उनको समझती है और अपने आप से अपने से उस प्रॉब्लम को समझती है और उनके क्लाइंट के जो इमोशंस को उस पर ध्यान देती है और क्लाइंट को फील कराती है कि उनकी इम्पोर्टेंस है, वो उनको सीन और हेयर्ड फील कराती है, वैल्यूड फील कराती है. एंड दिस इज़ व्हाट एम्पैथी इज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. वेलबींग क्या है? मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल, ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट, फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. नॉट ओनली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट ऑल्सो ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. तो वेलबींग का मतलब क्या है कि सिर्फ हम मेंटेन नहीं कर रहे, सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रोथ और फुलफिलमेंट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के नॉर्म से तो जी नहीं रहे हैं. तो नॉट ओनली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट ऑल्सो ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. तो ऑप्शन नंबर डी. और ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही चला जाता है क्योंकि खुद की वेलबींग की बात हो रही है और अगर हम समाज की नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो वेलबींग किधर से हो रहा है भाई? नहीं हो रहा है ना. ओके. थोड़ा मजाक आज मैं कम कर रही हूँ, करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14. अनीशा कीप्स वॉशिंग हर हैंड आफ्टर अ बाउट ऑफ फीवर.
द कंटिन्यूअस वॉशिंग लीड्स टू ब्रूसेस ऑन हर palm आइडेंटिफाई दिस बिहेवियर। तो बार बार हाथ धो रही है, अब इसको क्या कहते हैं? तो याद अगर होगा, हमने पढ़ा तो था ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हमने ऑब्सेसिव बिहेवियर, कंपल्सिव बिहेवियर कैसा है उसको हमने देखा था कि नहीं, है कि नहीं? तो जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसको हम कहते हैं कंपल्शन। हमको लगता है कंपल्सरी है ये करना, ये हाथ धोना, ये कंपल्सरी है। और ओसीडी में OCD, तो ऑब्सेशन, यहाँ पे कंपल्शन का मतलब तो समझ, अगर OCD का मतलब किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेस्ड ही है, मतलब दिन रात बस उसी चीज़ पे ध्यान है, उसी चीज़ के बारे में सोच विचार विमर्श सब उसी के बारे में है। जैसे हम कहते हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड, माने खुद के बारे में ही पूरा एकदम मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये टाइप का। तो ये अगर है किसी चीज़ को लेके तो वो है ऑब्सेशन। और यहाँ पे बार बार हाथ धो रही है, यानी उसको लग रहा है कि कंपल्सरी है हाथ धोना। सो दिस इज कंपल्सिव बिहेवियर, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसे ही सवाल जो है फंसाता है। ये सारे तो लप्पू से सवाल है, बहुत इजी हैं, बट ये थोड़ा टफ है। टफ नहीं, थोड़ा एनालिटिकल सवाल है, सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक होता है एसेशन और एक होता है रीज़न, और स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, तो एसेशन में क्या दिया है? Assertion says, in understanding of abnormal behavior, the Renaissance period was the age of reason and enlightenment. And उसका reason है imbalances amongst humors led to disorder according to the organismic approach. तो दो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे। बोला है कि अगर हमने एबनॉर्मल बिहेवियर को अगर हम समझते थे, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने का जो पीरियड है वो पीरियड था रेनिसेंस, जो कि था एज ऑफ रीजन और एनलाइटमेंट का। और दूसरा कहता है इम्बेलेंसेस अमंग ह्यूमर्स लेड टू डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब हमारे ऑप्शंस क्या है उस पर हम देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए सेज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, माने बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या यहाँ पे आर और ए का कोई लेन देन है? नहीं है। यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर की बात की जा रही है और यहाँ पे इम्बेलेंस, ह्यूमर में इम्बेलेंस की बात करी जा रही है जो कि एक डिसऑर्डर्स है। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच के बारे में बात करी जा रही है। ओके, सो ये तो ऑप्शन हमारा गया काम से। दूसरा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। नहीं, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू ना, दोनों सेंटेंस ट्रू है एंड दोनों ही सेंटेंस ट्रू है, तो कोई भी फॉल्स नहीं है, कोई भी ट्रू नहीं है। बट द पॉइंट इज कि ये दोनों ट्रू है बट आर जो है, रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है और यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, मानो ये थोड़ा सा जैसा टफ है, थोड़ा सा मैं भी मानती हूँ टफ है। जब मैंने भी इसको मतलब देखा था, मुझे भी थोड़ा मैं थोड़ी सोचने लगी। तो आपको ने ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा, आपको समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आता, ये भी समझ नहीं आता है, तब आपको देखना है ऑप्शन से आपको पता लग रहा है। जैसे यहाँ पे हमको ये भी पता है अलग से कि ठीक है, ये भी पता है अलग से कि ठीक है, बट ऑप्शन जब हमने देखा कि दोनों ही तो ठीक है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो नहीं करता है, हमको भी पता है क्योंकि दो अलग चीज़ है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ओके, तो आपको एलिमिनेट करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, कहाँ पे किया था हमने, वेल बीइंग में किया था। हाँ, कहाँ गया, अच्छा अरे मिल नहीं रहा। हाँ, जैसे वेल बीइंग में हमने देखा कि सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करना वेल बीइंग में नहीं आता है, तो सीधा हमने इसको कट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। तो एलिमिनेशन से भी आंसर आता है और ऐसे ऑप्शंस देख के भी आंसर आता है, बहुत सारे तरीके से आता है, आपको बस एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछता है टुगेदरनेस, बिलोंगिंगनेस एंड म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स रेफर्स टू।
तो एक ग्रुप में अगर लोग एक साथ रहते हैं, उनमें बिलोंगिंगनेस है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशल लोफिंग, कोहेसिवनेस, कंपटीशन, पोलराइजेशन, क्या कहते हैं? सोशल लोफिंग नहीं। कोहेसिवनेस, कंपटीशन, पोलराइजेशन। तो कंपटीशन तो ऐसे ही बाहर हो गए, सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं भाई, काय का कंपटीशन। सोशल लोफिंग भी नहीं है, पोलराइजेशन भी तो नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कोहेसिवनेस, आपने पढ़ा होगा कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स आपने पढ़ा होगा। तो कोहेसिव और एडहेसिव में, कोहेसिव का मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा ऐसे अगर सारा चीज़ इकट्ठा रहता है तो उसको हम कोहेसिवनेस कहते हैं। तो ग्रुप में अगर सब इकट्ठे रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं भाई, तो इसको कोहेसिवनेस ही कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप सीधा एलिमिनेट करो, ये ऐसे करके काटो और जो बचता है उसी को आंसर टिक करो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 12, विकास फेल स्ट्रॉन्गर एंड लेस vulnerable टू थ्रेट्स आफ्टर ही हैज ज्वाइंड द रेसिडेंट्स वेलफेयर ग्रुप। तो विकास जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करता है, वल्नरेबल कम फील करता है, लेस वल्नरेबल। टॉलर स्ट्रॉन्गर कंप्लेन पीने के बाद फील करता है, ऐसे है ना। तो ये भी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करता है और लेस वल्नरेबल फील करता है। सो द मेन रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप इज़ टू, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है इसने जो ग्रुप ज्वाइन किया? एनहांस हिज इम्पोर्टेंस, एनहांस इन सिक्योरिटी, अचीव हिज पावर, एनहांस हिज सेल्फ एस्टीम। तो इसका क्या आंसर है? तो ग्रुप में जब हम ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद वल्नरेबल कम फील करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फील करता है, तो इसका मतलब ये सिक्योर फील करता है। ओके, तो मेन रीज़न क्या होगा? सिक्योरिटी, एनहांस द सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टू स्टेप कॉन्सेप्ट proposed by Mohsin, attitude change will take place when? सो टू स्टेप जो कॉन्सेप्ट है, आपको याद है क्या टू स्टेप कॉन्सेप्ट? मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, बट एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली दो चीज़ होती है, जैसे सोर्स होती है और एक होती है टारगेट, और इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप होता है ना। जैसे आप ये सोचो, इन्फ्लुएंसर आजकल होते हैं, तो सोर्स हो गए इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर है वो सोर्स हो गए, और जो टारगेट है वो हमारे नहीं, इन्फ्लुएंसर के जो टारगेट ऑडियंस है वो हो गए, है ना। तो इस तरीके से ये जो इन्फ्लुएंसर है और ये जो टारगेट ऑडियंस है, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इसको हम कहेंगे टू स्टेप। सो द सोर्स हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द टारगेट। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, मतलब करेक्ट क्या होगा? सो करेक्ट है, द सोर्स हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द टारगेट। तो जो सोर्स है, जो मानो इन्फ्लुएंसर है, जो सोर्स है हमारा, और जो टारगेट ऑडियंस है, उनके बीच सोर्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, पहला ऑप्शन। द सोर्स शोज एन एटीट्यूड चेंज बाई चेंजिंग अदर्स बिहेवियर। एक जो सोर्स है वो कोई भी बिहेवियर, कोई भी एटीट्यूड दिखाता है, सोर्स शोज एन एटीट्यूड चेंज, कोई भी एटीट्यूड चेंज को दिखाता है, और इससे बाकी लोगों की भी जो बिहेवियर है वो चेंज होती है। द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स, द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। जो भी चेंज मतलब टारगेट का जो भी चेंज है वो सोर्स में पहले आइडेंटिफाई होनी चाहिए। या फिर द टारगेट इज़ द पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द चेंज टेक प्लेस। सो टारगेट वो पर्सन है जिसके इन्फ्लुएंस पे कोई भी थ्रू हुज इन्फ्लुएंस चेंज द टेक्स प्लेस। तो टारगेट वो इंसान, वो चीज़ है जिसके इन्फ्लुएंस से सोर्स में कोई भी चेंज आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज, एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर क्या है? अरे कहाँ, ओ अच्छा, ऑप्शन तो इधर है, 3 4 मैं ऐसे मार्क कर रही थी। ओके ओके ओके, सॉरी गलती हो गई। ओके, सो यहाँ पे अच्छा दो, ये ऑप्शन है, मेरे को लगा उधर ऑप्शन है तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे अच्छा 2 आंसर करेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देखना। सो क्या है कि जो सोर्स है उसका टारगेट की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, ऑफ कोर्स जो इन्फ्लुएंसर है उनको, उनकी जो ऑडियंस है उनके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सो दिस सिम्स टू बी करेक्ट। Then the source shows an attitude change by changing others' behavior. तो सोर्स
अपने एटीट्यूड में एक चेंज लाता है जिससे कि दूसरे का बिहेवियर होता है, या फिर वो दूसरों का बिहेवियर चेंज करके अपने में एक एटीट्यूड चेंज लाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। द टारगेट चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। द टारगेट इज द पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द चेंज टेक्स प्लेस। तो टारगेट वो पर्सन है जिसके हिसाब से कोई भी चेंज होता है। तो ये थोड़ा सा नहीं तो है, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि क्या होता है जो इन्फ्लुएंसर जैसे इन्फ्लुएंस करता है उस हिसाब से टारगेट ऑडियंस चलने लगते हैं। तो चौथा वाला हमारा 1 नंबर वाला हमारा करेक्ट है, चौथा वाला हमारा रॉन्ग है। तो हमें 2 ऑप्शन देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 किस में है, इसमें भी नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है 2 है, 3 है। ओके, मिल गया हमारा आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। यहाँ पे 1 है, तो 1 नंबर हमको पता है करेक्ट है, तो 1 एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप आंसर निकालो, बट इसका आंसर क्या है? द टारगेट चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। तो जो सोर्स है, देखो सही आंसर है जो 3rd है, और वो है 1 है। तो क्योंकि सोर्स और टारगेट में एक पॉजिटिव कनेक्शन होना चाहिए, करेक्ट। द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। जो सोर्स है उसमें पहले कोई भी चेंजेस होने चाहिए, उसके बाद टारगेट में जाके चेंज होता है। क्योंकि जैसे इन्फ्लुएंसर कोई अगर बोलता है तो उसके बाद ही ऑडियंस सुनते हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर में चेंज आएगा वो बाद में टारगेट में आएगा। एंड द सोर्स शोज एन एटीट्यूड चेंज बाय चेंजिंग अदर्स बिहेवियर। अब जो सोर्स है उसका एटीट्यूड में कोई अगर चेंज होता है दूसरे के बिहेवियर में, उसको हम ऐसा मतलब इतना करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बिहेवियर चेंज के बारे में बात करें। अगर इस जो इन्फ्लुएंसर है उसका कोई बिहेवियर चेंज होगा तब जाके ऑडियंस में उसका प्रभाव दिखेगा, हमको उसका इन्फ्लुएंस दिखेगा। उसका एटीट्यूड क्या है, उसका सोच विचार क्या है, उसमें उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, क्योंकि जो दिखता है एग्जैक्टली एक्शन जो होता है, एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि और वैसे भी मैंने आप लोगों को शुरू में इसको पढ़ाया नहीं था, मतलब क्लास में इसको नहीं पढ़ाया मैंने, तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो आंसर आपका दिखने लगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ आर रिलेशनशिप्स इन प्राइमरी ग्रुप्स टिपिकली कैरेक्टराइज। तो ग्रुप्स जब हमने पढ़ा था, वैसे मैंने पढ़ा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं अभी तक, उस चैप्टर तक हम जा ही नहीं पाए। अब अगले सेशन में मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। सो they are impersonal and indirect, they are cold and distant, they are warm, emotional and face to face, they are rare and infrequent। तो हमने देख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी इधर दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो जब हमने ग्रुप प्रोसेस चैप्टर कवर करा था, वैसे मैंने वो तो किया, आप लोगों को रिव्यू क्वेश्चंस में करवाया, तो मेरे को आता तो है, मतलब आता है इन द सेंस याद है। ओके, सो दे आर वार्म, इमोशनल एंड फेस टू फेस। ओके, तो प्राइमरी ग्रुप्स के ये ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मेरा सच बताऊँ तो मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरा जो बैंक में काम है मेरा, मतलब आई वर्क एट बैंक, तो उस हिसाब से ना मैं बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, बट टाइम मैनेजमेंट में मुझे बहुत इशू हो जाती है। जैसे ये भी मैं बहुत टाइम से मैंने सॉल्व करके रखा है इसको, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कभी कभी ना आते आते बहुत ऐसे हो जाता है। आपके घर पे अगर कोई बैंक में है तो पता होगा 7:30 8 PM ऐसे हो जाते हैं, और आके खाना वाना खा के बहुत लेट हो जाता है कभी कभी। और क्योंकि सैम्पल पेपर बड़ी चीज़ है, थोड़ा रिकॉर्ड करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, माय बैड, आई एम सॉरी। अभी हमारा सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब आपको देखना है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर हमने कैसे किए हैं, और वहाँ से आपको देखना है। ओके ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइफ इवेंट्स एंड हैसल्स। तो नाम से आपको पता लग रहा है, लाइफ इवेंट्स माने जो जनरल इवेंट्स होते हैं, नॉर्मल इवेंट्स, और हैसल्स माने तो पता ही है झमेला। तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जब भी ऐसे डिफरेंशिएट वगैरह का क्वेश्चन आता है, हमेशा आपको ऐसे बॉक्स में आंसर करना है।
यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया लाइफ इवेंट्स, आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे हैसल आप ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है इसको लिखोगे। तो यहाँ पे फिर पहले आपको डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे, फिर उसके बारे में कोई और अगर इन्फॉर्मेशन है तो उसको यहाँ पे लिखोगे, और इधर इधर ऐसे लिखोगे, क्योंकि डिफरेंसेस लिखने का यही तरीका है टेबल बना के। इसको आपको लिखना है, बट क्योंकि मैं अगर इधर टेबल बना के लिखूंगी तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट आपको लिखना ऐसे ही है। तो आंसर, लाइफ इवेंट्स एंड हैसल्स बोथ आर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस बट डिफर इन देयर नेचर एंड इम्पैक्ट। तो दोनों ही स्ट्रेस के सोर्स तो है, दोनों से स्ट्रेस तो होता है, बट इनके नेचर में और इम्पैक्ट में दोनों डिफर करते हैं। सो लाइफ इवेंट्स वो होते हैं जो मेजर ऑकरेंस होता है दैट ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, एंड हैसल जो है वो माइनर है, एवरीडे इरिटेशन दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली। तो लाइफ इवेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही मेजर ऑकरेंस होता है और बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इंसान के लाइफ में आता है, और हैसल्स होते हैं वही छोटी मोटी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें जो डेली होती रहती हैं। लाइफ इवेंट्स हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट वेयर इज हैसल्स हैव शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ओके, तो आपको लिख देना है कि दोनों ही सोर्स ऑफ स्ट्रेस है, फिर इसमें ऐसे करके आपने जो टेबल बना के मैंने बोला ऐसे लिखना, एग्जाम में ऐसे ही है, ये मैंने आपको आंसर बताने के लिए ऐसे लिखा है। ओके, तो और जैसे एग्जाम्पल में लाइफ इवेंट्स, जैसे किसी का मानो आपके घर पे डेथ होना, तो डेथ होना बहुत ही एक मतलब बड़ी चीज़ है, इससे बहुत लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट चेंज इंसान में आता है। ट्रॉमा होता है लोगों को, फिर बाद में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर वगैरह होता है। और हैसल्स माने जैसे मानो वही ट्रैफिक होना, मैं रोज़ ऑफिस जाती हूँ, मैं 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाती हूँ, सिग्नल पे ट्रैफिक होती है, ये सारी चीज़ें, तो इसी यही जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। मैं बैठी रहती हूँ कैबिन पे, कोई कस्टमर आता है, उसको थोड़ा लेट होता है पासबुक प्रिंट में, तो मेरे को बोलता रहता है कि क्या मैडम थोड़ा जल्दी कर दो। तो मैं बोलती हूँ अरे भैया देख रहे हो ना, और मैं बैठी थोड़ी हूँ, काम ही कर रही हूँ ना, आपका करूँगी, पहले जो आए हैं उनको दे दूँ मैं करके पहले। तो ये चीज़ें होती हैं हैसल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के कोई भी 2 फीचर बताना है। ओके, सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, तो यहाँ पे देखो 2 फीचर्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने 3 लिया है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, फीचर्स ऑफ, पहले हेडिंग ऐसे डाल सकते हो, फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसे करके आप पहले हेडिंग डालो और फिर आप ये पॉइंट्स लिखो, ये मेरा सजेशन है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप जुड़े रहो, मैं बताती रहूँगी लिखना कैसे है। जो आंसर यहाँ पे दिया है ये मैं आपको PDF दे दूँगी, आप पढ़ लोगे अच्छे से, मेरे को पता है, बट आपको लिखना कैसे वो आना चाहिए, है ना। जो पढ़ा दिमाग में सब कुछ सेट है, बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अंडा मिलेगा। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू assess unconscious aspect of personality. Okay, they are ambiguous stimuli that allows free response. तो अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को हम डील करने के लिए, एसेस करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। इनमें हमें फ्री रिस्पॉन्स मिलता है, तो क्योंकि फ्री रिस्पॉन्स मिलता है तो इसमें अनकॉन्शियस एस्पेक्ट को एसेस करना इजी होता है, क्योंकि उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। कौन इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है, किस इंसान के दिमाग में उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो फ्री रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका। और रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्ट्स अनकॉन्शियस फीलिंग, मोटिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये जो सारे रिस्पॉन्स आते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में, यहाँ पे हमें इंसान के अनकॉन्शियस फीलिंग्स के बारे में पता चलती है, उसकी मोटिव्स क्या है इसके बारे में पता चलते हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स उसके मन में चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, does classifying people into personality types overlook the complexities of human behavior? Give reasons for your answer. तो क्या अगर हम इंसान को पर्सनालिटी के टाइप में क्लासीफाई करने से ये ह्यूमन बिहेवियर में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा दिया है, ओवरलुक कर दिया है क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ को? यस, क्योंकि क्लासीफाइंग पीपल इनटू पर्सनैलिटी टाइप ओवरलुक द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो देखो इसको लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पे दिया तो आपने लिखा यस, क्लासीफाइंग पीपल्स इनटू पर्सनैलिटी टाइप ओवरलुक द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इसको हमने लिख दिया यस करके। फिर हमने इसके लिए अब कहा है ना गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो हमने रीज़न दिया।
तो ऐसे थोड़ा सजा धजा के लिखोगे तो एग्जामिनर का भी मन होगा ऐसे थोड़ा लंबा राइट करके 2 मार्क्स ऐसे दे दे, है ना। तो इसे सजा के लिखो। तो क्यों? यस, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत ही डायनामिक और फ्लेक्सिबल होती है, ऐसी कोई रिजिड नहीं है। तो जो कोई रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, बहुत ही फ्लक्चुएट करती है, बहुत ही डायनामिक है, तो उस चीज़ को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो तो जाती है। क्योंकि क्लासीफाई करके इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, लेकिन फिर पता चला इधर वाले का कुछ कुछ हिस्सा तो इसमें भी है, इधर का कुछ कुछ तो इसमें भी है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है थोड़ा सा, है ना। फिर इंडिविजुअल में शो ट्रेट्स ऑफ मोर देन वन पर्सनैलिटी टाइप। वही बात है जो मैंने अभी कहा कि 2 भाग में भाग किया और इधर का थोड़ा ट्रेट इधर को एक को रखा, इधर को एक को मतलब इधर एक को रखा, इधर एक को रखा। अब इधर का कुछ ट्रेट इधर में भी पाया जाता है, इधर का कुछ इधर पाया जाता है। ओके। और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सिचुएशन के साथ साथ और लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहता। अब पर्सनैलिटी किसी की एक जैसी है, अब फिर हो सकता है 5 साल बाद उसका बदल जाए थोड़ा पर्सनैलिटी, तो वही बात है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। फिर वही बात, जब भी डिफरेंस आए तो टेबल बना के लिखना है। ओके। तो टेबल में नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस ऐसा करके आना आएगा, इधर सारे पॉइंट्स आएंगे और फिर टुक 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 टक 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 ऐसे लिखोगे जो अभी इधर लिखा है। सो जो नॉन वर्बल टेस्ट होती है, दे आर यूज टू असेस इंटेलिजेंस विदाउट रिलाइंग ऑन लैंग्वेज। तो नॉन वर्बल है माने कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, बिना लैंग्वेज के ऊपर रिलाई करके हम इंटेलिजेंस को एसेस करते हैं। बट हाँ, उसमें क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट में हम पिक्चर्स यूज़ करते हैं, सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, फिगर्स यूज़ करते हैं। बट जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो टास्क को परफॉर्म करने पे ध्यान देती है, और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो ज़्यादातर ध्यान देती है प्रैक्टिकल एबिलिटी पे इंसान की, जहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट होती है रीजनिंग यूजिंग विजुअल्स। तो जो नॉन वर्बल है वो ज़्यादातर रीजनिंग पे ध्यान देता है, और जो परफॉर्मेंस टेस्ट है वो प्रैक्टिकल एबिलिटी पे ध्यान देता है। अब भाई नाम ही है परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस परफॉर्म तो करोगे, फिर प्रैक्टिकल एबिलिटी क्या है, परफॉर्म कर सकते हो कि नहीं, उसी की बात तो करेगा ना। ओके। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन सोशल लूफिंग बी रिड्यूस्ड। इसको हमने एक स्ट्रेटेजी वीडियो में भी डाला था, सेम यही क्वेश्चन। मुझे ये थोड़ा क्वेश्चन सही लगा तो मैंने डाल दिया। अरे इसका थोड़ा आंसर नीचे आ गया, मैंने देखा ही नहीं ड्राइव में सेव करते टाइम। ओके। सो सोशल लूफिंग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, तो हमने सोशल लूफिंग क्या है उसके बारे में थोड़ा सा इधर बोल दिया कि सोशल लूफिंग एक टेंडेंसी होती है कि जब लोग ग्रुप में रहते हैं तब थोड़ा काम कम करना चाहते हैं, तब थोड़ा एफर्ट कम डालना चाहते हैं। और इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मेकिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाइबल टू सो दैट ईच मेंबर फील्स रिस्पॉन्सिबल। तो हम काम डिवाइड कर सकते हैं हर एक इंसान की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करके, कि ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों की जो परफॉर्मेंस है उनको हम एसेस कर सकते हैं। इससे उसको लगेगा नहीं मेरी परफॉर्मेंस अगर एसेस हो रही है तो मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, मैं कोई रिस्पॉन्सिबल हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग मोटिवेशन बाय असाइनिंग मीनिंगफुल टास्क एंड एम्फसाइजिंग ग्रुप गोल्स। तो मीनिंगफुल टास्क दे सकते हैं, और ग्रुप का क्या गोल है कि आपका कुछ भी काम करने से ग्रुप में क्या उसका फ़ायदा होगा, अगर हम इसको भी बताएंगे तब भी लोग मोटिवेट होंगे। देखो आमतौर पे लोगों को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दो तो ही वो लोग अच्छा फील करते हैं। तो अगर आप बताओगे कि आपका क्या इम्पोर्टेंस है, आप ग्रुप में क्या इम्पोर्टेंस होल्ड करते हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके काम से क्या बदलाव आएगा, तो ही ना लोग काम करेंगे। ओके। फिर 19B ये और दे के आया है, तो ऐसे भी आ सकता है। आप जो आपको सही लगे वो आप आंसर देना, जो आपको सही लगे का मतलब है जो आपको सही से आता है, अच्छे से आता है। ओके। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर द ऑकरेंस ऑफ ग्रुप पोलराइजेशन, गिव 2 रीजंस। तो यहाँ पे हमने तो दिया है ग्रुप पोलराइजेशन के क्या रीज़न हैं, द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर ग्रुप पोलराइजेशन। तो यहाँ पे भी आप ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप पोलराइजेशन, पहला ये जैसे हमने सोशल लूफिंग के लिए किया, तो ग्रुप पोलराइजेशन क्या है ऐसे करके आप उसके बारे में थोड़ा सा छोटू एक डेफिनेशन लिख सकते हो।
और फिर अगर ये 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे तो 2 नंबर, मैं तो होती तो मैं दे देती। ओके, ठीक है फिर। क्या क्या तरीका है, मतलब क्या क्या रीज़न है ग्रुप पोलराइजेशन का। सोशल कंपैरिजन एमंग ग्रुप मेंबर्स, तो ग्रुप मेंबर्स में अगर कंपैरिजन आता है उससे भी ग्रुप पोलराइजेशन होता है। एक्सपोजर टू परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट्स ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, अगर ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे दो आदमी में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तभी ग्रुप पोलराइजेशन होता है। और डिज़ायर टू कन्फर्म टू ग्रुप नॉर्म्स, और ग्रुप नॉर्म्स को, मतलब ग्रुप के जो नॉर्म्स है, जो भी मतलब नियम नीति है, उसको अगर नहीं मानना चाहता है कोई इंसान, तभी ग्रुप पोलराइजेशन होती है। ओके, अब है हमारा सेक्शन सी, जो कि हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अब देखना आंसर का जो चेहरा है ना, वो कैसे बदलता है। यहाँ पे कितने छोटे छोटे आंसर है, क्योंकि 2 नंबर के लिए हैं। अब हम 3 नंबर के लिए हैं, तो आंसर का जो लेंथ है, ये देखो, आंसर का जो लेंथ है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर जब 4 नंबर पे हम जाएंगे, आंसर का लेंथ और बड़ा होगा, 6 पे और बाद में तो आता ही रहता है ऐसे। ओके, सो फिर क्वेश्चन नंबर 20 लेने से पहले मैं एक थोड़ा सा पानी पी लेती थोड़ा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, देखो मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ मैं, मतलब थोड़ा पानी वानी पी के बीच बीच में फिर मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एक साथ ज़्यादा बात करते हैं तो थक जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, एन एडवर्टाइजिंग कंपनी हैज़ hired to create an advertisement for a new eco-friendly product aimed at young adults. Okay. Describe 3 important characteristic of the target audience that the company should keep in mind when designing the advertisement. तो जो हमने सोर्स और टारगेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो इधर थोड़ा लागू हो रहा है। तो ये जो है आपको सवाल बस घुमाया है, मुद्दा यही है कि सोर्स को अगर टारगेट ऑडियंस के लिए कुछ करना है तो उसको क्या क्या ध्यान में रखना है, मुद्दे का सवाल यही है। पहले आंसर में हमने एक्सप्लेन किया कि टारगेट ऑडियंस है क्या, फिर हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस है वो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल whom a product or a message is designed for whom a product or message is designed. ओके, तो टारगेट ऑडियंस वो ग्रुप होती है जिनके लिए कोई भी चीज़ डिज़ाइन होती है, जिनको टारगेट किया जाता है, सिंपल सी बात है। ओके, अब जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए, पहला है इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। जो यंग एडल्ट्स हैं उनकी क्या इंटरेस्ट है, क्या वैल्यू सिस्टम पे वो लोग चलना चाहते हैं, उसका ध्यान रखना है। सो यंग एडल्ट्स आर मोर कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो यंग बच्चे हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द एडवर्टाइजमेंट शुड हाईलाइट इको फ्रेंडली वैल्यूज़, तो इसमें इको फ्रेंडली वैल्यूज़ होनी चाहिए। ओके, दूसरी बात है क्या लाइफस्टाइल है और प्रेफरेंस है, उसका भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात है मीडिया कंजप्शन। तो जो लाइफस्टाइल और प्रेफरेंस है, सो जो यंग एडल्ट्स है वो लोग मॉडर्न है, विजुअली अपीलिंग चीज़ों को पसंद करते हैं, रिलेटेबल कंटेंट को पसंद करते हैं, विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग बेटर एंगेजमेंट। तो जो चीज़ है वो मॉडर्नाइजेशन का टच उसमें होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, यानी दिखने में अच्छा लगना चाहिए, और रिलेटेबल होना चाहिए। तीसरी बात है मीडिया यूजेज। तो क्योंकि यंग एडल्ट्स लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, सो द एडवर्टाइजमेंट शुड बी डिज़ाइन फॉर ऑनलाइन रीच। तो ऑनलाइन रीच के लिए भी उनको डिज़ाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा ऑनलाइन टाइम बिताते हैं, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो अगर आपको इस सवाल को ऐसे ना देके भी सिंपल से पूछता कि सोर्स को किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है टारगेट को अपील करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, पहला तो जो टारगेट है, टारगेट का इंटरेस्ट क्या है, क्या वैल्यू सिस्टम है, उसका ध्यान देना चाहिए। फिर टारगेट का प्रेफरेंस क्या है, उसका ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कोई चीज़ जहाँ पे टारगेट को रीच कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, उसका ध्यान देना चाहिए। तो जो यंग एडल्ट है वो लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ करो, या फिर
कोई ऐसा चीज़ लाओ जो सोशल मीडिया पे भी आप डाल सकते हो, वहाँ पे भी आप उसकी एग्जिस्टेंस को ला सकते हो, वैसा करो। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है रे? एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन इन द रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल विद सीवियर मेंटल इलनेस। तो जो लोग सीवियरली मेंटली इल होते हैं उनके लिए, उनको जो हम रिहाब में डालते हैं, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होती है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है वो बताओ। ओके, सो यहाँ पे देखो, हर चीज़ में हमने क्या किया, जिसके बारे में हमको पूछा ना उसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया, चाहे कम किया ज़्यादा किया वो क्वेश्चन के हिसाब से। 2 मार्क्स है तो थोड़ा ऐसा, 3 मार्क्स है तो थोड़ा ऐसा, 4 मार्क्स है तो ऐसा, 5 तो नहीं है, 6 है तो पूरा ऐसा। तो मार्क्स के हिसाब से कितना लिखना है वो आपको मार्क्स के हिसाब से आइडिया है, करना है। सो रिहेबिलिटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल विथ मेंटल इलनेस रीगेन सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल फंक्शनिंग। तो जो लोग मेंटली इल हैं उनको हम हेल्प करते हैं कि वो लोग जो अपना सोशल है, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल जो फंक्शनिंग है उस पर वापस जा सके, वो नॉर्मल हो सके, सारी चीज़ें उनके लाइफ में, उनकी सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ नॉर्मल हो सके। ओके, अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये देखो। एक्चुअली ना शायद मैंने कुछ एडिट बाद में किया होगा, इसलिए ये जो पीडीएफ है ना मैंने अच्छे से किया था, मतलब एक न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट किया था, बट ये नीचे आ गया। मैंने देखा था शायद, बाद में कुछ एडिट किया। ओके, सो द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस। तो इससे क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है? तो उनकी जो डेली फंक्शन है वो इम्प्रूव होती है, यानी वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाती है ना, तो डेली लाइफ में उनकी कैसी फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव होती है। रिहेबिलिटेशन हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग एंड सेल्फ केयर। तो डे टू डे लाइफ में डेली फंक्शन करने के लिए जो इंडिपेंडेंट लिविंग का मतलब कैरेक्टर है, मतलब कैरेक्टर मतलब स्किल है, उसको डेवलप करते हैं, सेल्फ केयर सिखाते हैं, और फिर उनकी जो सोशल एडजस्टमेंट है उसके बारे में भी सिखाते हैं, मतलब प्रोमोट सोशल इंटरेक्शन एंड हेल्प्स इंडिविजुअल री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, उनको सोसाइटी में फिर से एडजस्ट होने के लिए सिखाते हैं। और तीसरा पॉइंट है रिड्यूस रिलैप्स, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन लोअर्स द चांस ऑफ रिलैप्स बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। और रिलैप्स माने वो लोग फिर से इसी चीज़ में धकेल ना जाए, फिर से वापस ना जाए, उनकी जो पूरी जो डेवलपमेंट है वो कॉलअप्स ना हो जाए, उसके बारे में भी ध्यान देते हैं। कैसे ध्यान देते हैं? कंटिन्यूअस सपोर्ट और ट्रेनिंग देके। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, अमन इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी ड्यू टू एकेडमिक प्रेशर, ही ऑफन थिंक्स। तो अमन को एंजाइटी हो रही है क्योंकि एकेडमिक प्रेशर है। ही ऑफन थिंक्स आई एम नॉट गुड इनफ एंड आई एम ए फेलियर। तो वो अक्सर सोचता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, फेलियर हूँ। दिस थॉट्स कॉज हिम टू विड्रॉ फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज़ एंड फ्रेंड्स। और इसी सोच के कारण, इसी थॉट्स के कारण वो जो सोशल एक्टिविटीज़ है उससे भी दूर होता जा रहा है, अपने दोस्तों से भी दूर होता जा रहा है। तो इससे अगर हम रैशनल इमोटिव थेरापी दें तो वो अमन को एंजाइटी को मैनेज करने के लिए कैसे मदद करेगी? रैशनल इमोटिव थेरेपी, रैट हम उसको कहते हैं। तो इससे अमन कैसे मैनेज करेगा अपनी एंजाइटी को? तो ये कहानी तो अमन के बारे में, ये अमन ये है, वो है, ये एक कहानी है। सीधी बात है, आपको इस थेरेपी को कैसे यूज़ करते हैं, इसकी यूज़ क्या है, स्टेप्स क्या है, क्या फ़ायदा है, उसी के बारे में पूछा है। ओके, तो वो है, क्वेश्चन भी अच्छे से ही पूछता है, पूरा एग्जाम्पल वगैरह दे के कि आपको समझ आ जाए। मेनली हमको तो इसी थेरेपी के बारे में बात करनी है। तो जो रैशनल इमोटिव थेरेपी है वो क्या करता है? वो मेनली जो भी मेजर प्रॉब्लम है, जो मेजर बिलीफ सिस्टम है किसी का, वो आइडेंटिफाई करके उसमें चेंज लाने का काम करता है, जिससे भी बंदे को, सॉरी, किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को इमोशनल डिस्ट्रेस होता है, मतलब इमोशनली स्ट्रेस अगर होता है किसी को, कोई भी स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जो जड़ है, उसका जो कारण है, उसको आइडेंटिफाई करता है और उस बिलीफ को, उस कारण को चेंज करने का काम करता है रैशनल इमोटिव थेरेपी।
सो अब अमन को तो देखो, जो भी अगर आप इस थेरेपी के बारे में जानते हो तो आप सीधा जानोगे कि इसका काम कैसे करना है। तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, इसका मतलब आपको ये भी आ जाना चाहिए। तो क्या है पहली चीज़, आइडेंटिफाई इरेशनल बिलीव्स। अमन जो सोचता है कि वो एक फेलियर है, उसको कुछ नहीं आता, वो गुड इनफ नहीं है, क्या और क्या सोचता है वो, हाँ आई एम नॉट गुड इनफ, हाँ आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो बिलीव है, पहले हम इस बिलीव को टारगेट करेंगे, फिर हम इसके बिलीव को चैलेंज करेंगे और हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, उससे हम उसको चैलेंज करेंगे उसके बिलीव को, कि अगर तुम सोचते हो तुम गुड इनफ नहीं हो, तुम फेलर हो, ये तुम क्यों हो, तुमको क्यों ऐसा लगता है, उसको हम चैलेंज करेंगे। तो पहले हम पता लगाएंगे क्या बिलीव है जिसके बारे में, मतलब जो उसके अंदर बैठा है, जिसके बारे में वो उसकी बिहेवियर ऐसी है। फिर हम उस बिहेवियर को, उस बिलीव को चैलेंज करेंगे, उसको बोलेंगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों सोचते हो, क्या कारण है ऐसी चीज़ें। फिर हम उसी बिलीव को चेंज करने की कोशिश करेंगे, रिप्लेस करेंगे, कोशिश करेंगे। अमन वुड बी एनकरेज टू डेवलप लॉजिकल एंड पॉजिटिव बिलीव्स, रिड्यूसिंग एंजाइटी एंड इम्प्रूविंग बिहेवियर। फिर हम लॉजिक से, लॉजिकल एनकरेजमेंट से उसकी जो भी बिलीफ है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ओके, समझ आ गई बात। तो जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, उसको आइडेंटिफाई करो। फिर जड़ जो है उसको एक्सप्लेन करो कि क्यों है, क्या ऐसे कर रहे हैं, और फिर उसको चैलेंज करो, उसको मतलब चैलेंज करके बताओ कि ये क्यों गलत है। फिर आप उस गलत चीज़ को सही चीज़ के साथ रिप्लेस कर दो, बस दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एज स्टेटेड इन द साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। ये जो साइकोडायनेमिक अप्रोच था ना, इसको बहुत ध्यान देना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है वो बिहेवियर को किस मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू एक्सप्लेन करती है। वो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसका 3 लेवल है। कौन सा 3 लेवल है? पहला है कॉन्शियस लेवल, फिर है प्री कॉन्शियस और फिर है अनकॉन्शियस। तो इस पे बेटा जो एक ऐसा ड्राइंग आता है ना आपका, ऐसे करके एक ऐसा ड्राइंग आता है ना, तो वो ड्राइंग अगर आपको आता है तो वो डायग्राम इधर डाल दो। अगर डायग्राम आता है तो डालो, ये सही रहेगा। उसमें साइकोडायनेमिक अप्रोच में ये है ड्राइंग। ओके, तो कॉन्शियस लेवल माने जो हमारे कॉन्शियस नॉर्मली डे टू डे लाइफ की जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, वही है। प्री कॉन्शियस जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग पे है, स्टोर्ड है, जो कि करेंटली हम एवर नहीं है बट इजीली हम उसको याद कर सकते हैं। ओके, जैसे ये जो चीज़ है, एक ड्राइंग था ऐसे करके, कुछ तो ड्राइंग था। वैसे मैं ड्राइंग में बहुत ख़राब हूँ। बायोलॉजी की जब मैंने प्रैक्टिकल वगैरह की थी, मैंने दूसरों से किया, फिर ऐसे वो टॉर्च लाइट जला के पेज के ऊपर दूसरा पेज डाल के, ऐसे नहीं करते, देख देख के उसके ऊपर बस पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना, वैसे किया। वो बहुत अलग कहानी है। फिर जूनियर से करवाया, 1-2 चॉकलेट दिलाया उनको ये सब कहानी है। तो मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, ऐसे ड्राइंग करो। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं एवर नहीं थी, शायद जब मैं सवाल पढ़ रही थी या फिर जब ये सवाल आ रहा था तब शायद मैं एवर नहीं, बट अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने रिकॉल कर लिया, क्योंकि अगर मेरे ध्यान में रहता तो मैं इधर ही डाल देती डायग्राम, है ना। तो ये चीज़ है। और अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माने जो हमारे हिडन डिज़ायर्स है, विशेस है, कन्फ्लिक्ट्स है, जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना। जैसे अभी मेरा बहुत ऐसे हिडन डिज़ायर है, बहुत विश है कि आप लोग अच्छा करें एग्ज़ाम में, मैं आप लोग को पढ़ाऊँ। तो उसके वजह से क्या है कि ये देखो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो रहा है मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों। ऑफिस भी मेरा रहता है बट फिर भी मैंने ये सब रेडी किया, मैं पढ़ाया, क्योंकि ये मेरा अंदर से डिज़ायर है कि मैं पढ़ाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसी वजह से मेरा ये जो बिहेवियर है कि घर पे आके भी मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ, तो ये बिहेवियर मेरे इस डिज़ायर और इसी विश के कारण इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो मेरे कहाँ पे हैं, वो मेरे जो मेंटल प्रोसेस के अनकॉन्शियस लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस जो है उसमें स्टोर्ड है। ओके, फिर हमारा है
23B, देखो सारे आंसर ना ऐसे नीचे नीचे चले गए, मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसको। सो 23B लास्ट क्वेश्चन, बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। तो हमने दो अप्रोच देख लिया, साइकोडायनेमिक अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क करो अच्छे से। सो बिहेवियर अप्रोच क्या करता है? बिहेवियर अप्रोच व्यूज पर्सनालिटी एज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो हमारा जो पर्सनालिटी है वो हम लर्निंग का रिजल्ट है और हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। मतलब हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, हमने क्या सीखा है उससे, और हमारी एनवायरनमेंट कैसी है। वही बात है घुमा फिरा के। जैसे क्या है ना कि मानो एक छोटा बच्चा है, वो ऐसा है कि जब भी कोई बड़े लोग एल्डरली पीपल देखते हैं तो उनको ऐसे पैर छूते हैं। तो पैर छूना ये एक बिहेवियर है। ये कहाँ से आया? उसने सीखा है। कहाँ से सीखा? अपने एनवायरनमेंट से सीखा है। हो सकता है उसके घर पे सारे लोग जो है वो जो बड़े लोग होते हैं, दादा दादी, उनके पैर छूते हैं उनसे मिलते ही, तो ये भी बच्चे ने सीख लिया। या फिर कोई दूसरा बच्चा है जो रास्ते से कोई भी जाता है उसके साथ झगड़ा करता है, गाली देता है, तो ये भी उसने कहाँ से सीखा? उसके घर पे कोई होगा जो रास्ता से कोई भी जाता है तो उसको गाली बकता है, और वहीं से उसने गाली सीखी। दो चार बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ सीखी और वही सबको देता रहता है, देता फिरता है वही गाली। तो हमारा जो बिहेवियर है वो मोस्टली हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे इन्फ्लुएंस होता है, और हमने क्या सीखा है, देखा क्या है, सीखा क्या है, वही से बिहेवियर होता है। मतलब बचपन में ज़्यादातर, बट बड़े जब होते हैं, जब सही गलत का फ़र्क समझ आता है तब लोग समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। ओके, वो मोरल साइंस की क्लास अभी लेनी नहीं है आप लोगों की। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन दिस अप्रोच। तो अगर हमको ये एक्सप्लेन करना है, सो फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो वही बात है कि ऑब्जर्वेशन से लोग सीखते हैं। रोल ऑफ लर्निंग बिहेवियर इज सेफ टू कंडीशनिंग, री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। और उसके एनवायरनमेंट कैसी है, उसके एनवायरनमेंट में कंडीशनिंग कैसी है, री इन्फोर्समेंट कैसी है, उसको कौन सी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलता है, उसके हिसाब से भी लोगों के बिहेवियर बदलता है, मतलब बदलता है। जैसे वो बच्चा है, पनिशमेंट की अगर हम बात करें, मैंने जो भी बच्चे की बात करी जो वो रास्ते पे कोई भी जाता है गाली बकता है, तो अगर उसकी माँ ने समझो एक दिन सुन लिया कि वो बच्चा दूसरे को गाली बक रहा है और उसकी एकदम सुताई कर दी, एकदम पिटाई कर दी, एकदम अच्छे से धो दिया उसको, तो क्या होगा? उसको लगेगा कि गाली बकने से तो पनिशमेंट मिलती है। अब वो बकेगा नहीं, वो सुधर जाएगा। तो उसकी जो बिहेवियर में ये चेंज है वो भी एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस है। तो जो लर्निंग उसने सीखा है कि मैं गाली बकता हूँ तो मुझे मार पड़ती है, तो उससे उसके बिहेवियर में चेंज आया है। ओके, ये देखो स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो गया मेरा। ये मेरा बेड टाइम शुरू हो गया था 11:30 पे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सॉरी पॉइंट नंबर, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो वही बात है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस जैसा होता है जैसे लोगों से कैसा इंटरेक्शन होता है रेदर देन इंटरनल ट्रेड्स। तो हमारा बिहेवियर हमारा इंटरनल में क्या ट्रेड्स है उससे भी ज़्यादा और इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारी एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन कैसी होती है। ओके, अभी हम 4 नंबर पे आ गए। तो अभी ये देखो आंसर की लेंथ जो है वो थोड़ी और लंबी हो गई है। तो इस तरीके से होगा। ये 2-3 क्वेश्चन हैं बीच, और भी देखना है। हाँ, हमारा केस स्टडी भी है। लंबा तो खींच तो रहा है बट मेरा मन तो नहीं है कि दूसरा पार्ट में बनाऊँ। मैंने कहा था मैं दूसरा नहीं बनाऊँगी, इसी में मेरे को ख़त्म करना है। ओके, मैं थोड़ा सा और पानी पीती हूँ फिर हम शुरू करते हैं फिर से। ओके, तो शुरू करते हैं। सेक्शन नंबर डी, मैंने ले लिया था एक वाटर ब्रेक, और इसी के साथ हम चेंज करते हैं कलर और चलते हैं नए सेक्शन पे। सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए हैं, थोड़ा सा लेंथ होगा। आंसर लिखने का फॉर्मेट वही है। मेन चीज़ जो सवाल पूछा गया है, जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा एक्सप्लेन करो, फिर आंसर जो है पॉइंटर्स में लिखो। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको ऐसे आप मार्क करो, बस दैट्स इट। हर आंसर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ो। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, गैप छोड़ा, फिर एक शुरू हो रहा है इसके, गैप छोड़ा, और फिर जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन के बाद
यहाँ पे भी गैप छोड़ा, तो इस तरीके से गैप छोड़ो अच्छे से। कुछ ही टिप्स होते हैं, बन उन्हीं को फॉलो करना है, खास कुछ नहीं है, बट यही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24। Himesh is popular in school but very rude and indifferent towards students of other schools. Explain the sources of his prejudice. तो हिमेश जो है बहुत ही पॉपुलर है स्कूल में, लेकिन बहुत रूड है बाकी बच्चों की तरफ। तो इसकी प्रीजुडिस जो है, या फिर ये जो निगेटिव एटीट्यूड है, इसका क्या कारण है या फिर इसका क्या सोर्स है, अब वो बताओ। ओके, सो प्रीजुडिस का मतलब होता है नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स एंड जनरलाइजेशन। तो प्रीजुडिस का मतलब होता है कि कोई इंसान अगर है, ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है, ओके, दूसरे मतलब कोई अगर मानो ऐसे ग्रुप है, तो उस ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के प्रति एक स्टीरियोटाइपिकल फीलिंग, एक जनरलाइजेशन का फीलिंग, मतलब उनको उतना गुड इनफ नहीं समझना, उनको थोड़ा इन्फीरियर समझना अपने आप से, इसी को हम प्रेजुडिस कहते हैं। अब इसके सोर्स क्या क्या हो सकता है? अब हिमेश के अंदर ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है, इसके सोर्सेस क्या हैं? सबसे पहली सोर्स है उसकी सोशल लर्निंग। हो सकता है उसने सीखा हो अपने पेरेंट्स से, पीयर से, सोसाइटी से, जहाँ पे लोग अपने ग्रुप के दूसरे लोगों के प्रति ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखते होंगे, तो वहीं से उसने सीखा होगा। फिर सोशल कैटेगराइजेशन, लोगों ने हम और वो इस तरीके से डिवाइड कर दिया, अस एंड देन लीड्स टू फेवरिंग वंस ओन ग्रुप एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट अदर्स। तो कई बार ऐसा होता है, सोसाइटी में कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इस तरीके के ऐसे लोग होते हैं, उस तरीके के वो लोग होते हैं। और मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सिंपल सी बात है, जैसे लोग कास्ट के ऊपर बात करते हैं कि हम इस कास्ट से हैं, तो हम अपने लोगों को फेवर करेंगे, जो दूसरे कास्ट से है उनको हम फेवर नहीं करेंगे, कैटेगराइज कर दिया। जैसे बीच में एक ट्रेंड आया था लैंग्वेज के ऊपर, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पे है, तो अगर आपको उसी पर्टिकुलर स्टेट की भाषा बोलनी है, अगर आप दूसरा लैंग्वेज यूज़ करोगे, तो आपको आपके ऊपर एक नेगेटिव एटीट्यूड आता था, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता था, वही चीज़ है। फिर तीसरा पॉइंट है स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग का मतलब होता है फ्रस्ट्रेशन होता है, लोगों को दूसरे इंसान के प्रति फ्रस्ट्रेशन होता है, दूसरे लोगों को देख के फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग, उसको कहते हैं स्केप गोटिंग। एंड फेलियर्स में बी डिस्प्लेस्ड इन ऑन टू मेम्बर्स ऑफ अदर ग्रुप्स। तो इंसान के खुद के मन का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फेलियर्स है, वो दूसरों के लिए खुन्नस के रूप में भी दिखाई देता है। जैसे कई बार इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो सोशल मीडिया में होते हैं, आप लोग जैसे जेनजी है के बच्चे हो, मतलब तो इसलिए मैं थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह की बातें करती हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम, कोई अगर इंसान है जो हेट कमेंट लिखता है, तो कहते हैं हाँ उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन होगा तभी वो हेट कमेंट लिख रहा होगा। तो उस चीज़ से भी आप इसको रिलेट कर पाओ कि किसी के दूसरों के प्रति निगेटिव एटीट्यूड क्यों रहता है, क्योंकि वो खुद के लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है, वो एक फेलियर है। और चौथा पॉइंट है ऑथोरिटेरियन पर्सनालिटी, मतलब ऑथोरिटेटिव पर्सनालिटी हो सकती है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता होगा, दूसरे को इन्फीरियर समझता होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो हमने इसको एक्सप्लेन भी किया, जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसका हेडिंग डाला, और यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिखे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा, और क्वेश्चन के नंबर के ऊपर आपको आंसर लिखना है, जो आता है वो कहानी मत लिखो, जितना पूछा जाता है, जितने नंबर के लिए पूछा जाता है उतना लिखो, सही लिखो, सही नंबर मिलेगा। वो नहीं कहते सब्जी मंडी में सही सही दाम लगाओ, तो आपको भी सही सही आंसर लिखना है। सो एक्सप्लेन द इंटरनल सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में हमने एक और कॉन्सेप्ट भी देखा था उधर, तो अभी यह है इंटरनल सोर्सेज क्या होती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की। सो इंटरनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कहाँ से अराइज होती है? तो ये किसी भी इंडिविजुअल के थॉट्स से, बिलीव से और पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक से आता है। तो यहाँ पे हमको बोला है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में बताओ, इंटरनल सोर्सेज। तो हमने थोड़ी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बारे में अगर चाहते तो हम थोड़ा बता देते।
फिर इंटरनल सोर्सेस के बारे में हमने थोड़ा सा बता दिया, और अब हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आंसर लिखना है। जो भी कोई टॉपिक तो होगा ना जिसके बारे में आपसे कोई भी कुछ पूछ रहा होगा कि इसके एक्सप्लेन कर दो, इसके टाइप्स बता दो, इसके ये बता दो, इसके वो बता दो, तो जिसका बताने के लिए बोल रहा है ना, पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिखना है और फिर हमारा आंसर लिखना है। यही फॉर्मेट मैं बता रही हूँ आपको। ओके, सो अभी इसके क्या क्या स्ट्रेसेस होते हैं। सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन, जो हमने बात करी पहले उसमें हिमेश वाले केस में। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, इंसान के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या फिर मतलब लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या फिर यानी उसको दो ऑप्शन में से कोई भी चूज़ कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके में प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, ऑफिस का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, कोई भी प्रेशर। फिर उसके पर्सनल बिलीव्स होते हैं, कुछ तरीके के बिलीव्स होते हैं जिससे कि इंसान का स्ट्रेस बढ़ता रहता है। ऐसे जैसे मानो अभी मैं ऐसे मुझे दिमाग ऐसे आ रहा है थोड़ा सोच में कि बताओ क्या इस चीज़ को, हाँ चलो बता देती हूँ। तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, इसको हंसी मजाक में मैं नहीं लेती हूँ, सीरियस है, कि किसी का डेथ अगर होता है ऐसे वैसे कोई भी चीज़, तो बहुत लोग ऐसे बिलीव रखते हैं कि ऐसे जो आत्मा है ऐसे घूमती रहती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मानो वो इंसान कोई इंसान है जो ऐसा सोचता है, तो उसकी बिलीव ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है, और उसी की वजह से उसको उसी की वजह से मैं कैसे नेपाली लोगों की तरह बोलने लगी, उसकी वजह से। तो उसी की वजह से क्या होता है कि वो डरता रहता है और उसी की वजह से उसको स्ट्रेस होता रहता है कि नहीं। फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा है कि कोई भी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको लगता है नहीं अभी एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो वो उनकी सोच है, अपने बिलीफ से, अपनी सोच की वजह से वो अंदर ही अंदर प्रेशर लेते रहते हैं, उनको स्ट्रेस होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप अगर चाहो ना तो पर्सनल बिलीव, अगर ये सवाल आता है तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी दे दो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 26। सो राजिया इज़ अनहैप्पी विथ हर कैरियर डिस्पाइट हैविंग ए स्टेबल जॉब एंड गुड सैलरी। तो राजिया जो है अपने कैरियर से बहुत ही खुश नहीं है, जबकि उसके पास एक स्टेबल जॉब है, अच्छी सैलरी है। So, according to humanistic theory of personality, what could be the reason for her dissatisfaction? यहाँ पे सवाल को देखने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने अलग अलग अप्रोच देख लिया ना, साइकोडायनेमिक अप्रोच देखा, फिर हमने एक और क्या देखा था, यहाँ पे तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी देखी हमने। इससे पहले अरे क्या देखा था मैं भूल गई, एक तो था, क्या था एक, हाँ बिहेवियर अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। हाँ, तो साइकोडायनेमिक देखा, फिर बिहेवियर देखा, फिर अभी हम लोग किस पे आए, कहाँ पे हैं अरे, ओ हम अभी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पे हैं। ठीक है, सो ये जो है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पर्सनालिटी के बारे में बताती है कि इंसान की जो पर्सनालिटी की जो पूरी डेवलपमेंट है ना, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे डिपेंड करती है। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है पहले वो समझो आप। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट माने सेल्फ के बारे में पूरा आइडिया रहना। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, मतलब जैसे ये पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होना है, तो पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है पर्सनालिटी के हर एस्पेक्ट के बारे में आपको पता है। तो मैं कहूँगी कि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो सेम अगर सेल्फ के सारे एस्पेक्ट के बारे में पता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या चीज़ क्या है, तो वो उसका मतलब है आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सेल्फ के बारे में कंप्लीट अवेयर होना, कंप्लीट नॉलेज होना। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि सेल्फ की कितनी पोटेंशियल है, हाईएस्ट पावर क्या है, उसका एक्चुअलाइजेशन, उसका रियलाइजेशन होना, मतलब कितना पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों के बारे में। ओके, तो राजिया का डिससेटिस्फेक्शन अभी कहाँ से आता है देखो। तो लैक ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हर जॉब में नॉट बी हेल्पिंग हर रियलाइज हर ट्रू पोटेंशियल। तो हो सकता है उस इंसान में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसके जॉब में उसको वो पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, या फिर उसकी जॉब जो है उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक उसको लेके नहीं जा रही है, इसलिए वो डिससेटिस्फाइड है। फिर इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि हो सकता है उसका जो आइडियल सेल्फ है और रियल सेल्फ है, जो कि रॉगर्स का हमने देखा था ना, आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट रॉगर्स ने दिया था, तो वो उसमें भी मिसमैच्ड है। मतलब उसकी आइडियल जो सेल्फ है हो सकता है वो
कुछ और बनना चाहती हो और रियल में वो कुछ और जॉब कर रही है। अब देखो सैलरी अच्छी मिल रही है, दैट डजंट मीन कि जो जॉब है वो उसके लिए सही है, राजिया के लिए। तो हो सकता है इसके बारे में भी वो नाखुश है। और हो सकता है अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स, जो इंसान की लाइफ में ग्रोथ का और फुलफिलमेंट का डिज़ायर हो सकता है, वो पूरा नहीं हुआ। फिर लैक ऑफ पर्सनल मीनिंग, अब हो सकता है उस जॉब से उसकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही हो, बट मटेरियल सक्सेस सिर्फ मिल रहा है, मतलब पैसा मिल रहा है, पैसे से चीज़ें खरीद रही है, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब आप सीधा सोचो, आपका पैशन कुछ और है और आप काम कुछ और कर रहे हो, फिर आपको कैसा होगा, फीलिंग, वही फीलिंग उसको भी हो रही है, वही लिख दो बस, दैट्स इट। फिर हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। हरप्रीत एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि इंटरेस्टेड इन यूजिंग सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स फॉर करियर काउंसलिंग ऑन हिज क्लाइंट। तो हरप्रीत एक साइकोलॉजिस्ट है, वो अपने क्लाइंट के करियर काउंसलिंग के लिए सेल्फ रिपोर्ट मेजर का यूज़ करना चाह रही है। एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट टेस्ट दैट ही कैन यूज़। देखो वो 11:30 पे मेरा बेड टाइम शुरू हो रहा था ना, तो अभी मुझे उबासी भी आ रही है। ओके, तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर, एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट टेस्ट दैट कैन ही यूज़। ही है क्या, अच्छा, ही कैन यूज़। ओके, सो हरप्रीत जो है एक साइकोलॉजिस्ट है जो अपने क्लाइंट के करियर काउंसलिंग के लिए सेल्फ रिपोर्ट मेजर करना चाहती है। सेल्फ रिपोर्ट में क्या क्या टेस्ट आता है वही आपको बताना है। सिंपल बात है, बस यहाँ पे हरप्रीत और क्लाइंट, ये थोड़ी कहानी है। सिंपल सवाल यह है कि सेल्फ रिपोर्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, दैट्स इट। सो जो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट होती है वो क्या होती है, मतलब सेल्फ की रिपोर्ट, खुद से खुद की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, किसके बारे में, खुद की इंटरेस्ट के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में और पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, बस। अब उसमें क्या क्या टेस्ट आता है, सबसे पहला इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, दे एसेस लाइक्स डिसलाइक एंड करियर प्रेफरेंस। तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माने पसंद नापसंद और प्रेफरेंस। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड माने, एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड में अगर किसी इंसान को ट्रेनिंग दी जाए तो उसमें उसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है उस फील्ड में अच्छा करने की। सो द मेजर, दिस मेजर स्पेसिफिक एबिलिटीज रिलेटेड टू डिफरेंट करियर फील्ड्स। तो अगर किसी भी करियर फील्ड में उसको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, अच्छी कोचिंग मिले, तब वो कितना अच्छा कर सकता है, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का भी टेस्ट होता है। फिर उसकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किए जाती है। पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलता है कि उसके लिए रेलिवेंट करियर चॉइसेस क्या होगा। और वैल्यू स्किल, अब किसी इंसान की वैल्यूज़ क्या है उसको भी टेस्ट किया जाता है ताकि उसके लिए सही करियर चूज़ किया जाए। क्योंकि अगर वैल्यू सिस्टम के साथ जो करियर है वो मैच नहीं करेगा ना, तो क्या होगा पता है, ये राजिया के जैसे डिससेटिस्फेक्शन होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 27, हाउ इज़ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंट फॉर द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वैल्यूड इन वेस्टर्न, डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सो ये देखो, यहाँ से मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। अभी जो मैं बात कर रही थी ना कैसे बोलती हूँ मैं ओके, तो यहाँ पे हमने बोला डिफरेंस, जब आप जब भी आए ऐसे करो, 2 टेबल बनाओ, 2 नहीं 3 बनाओ। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले सोशल ओरिएंटेशन का एक कॉन्सेप्ट लिया, फिर उसको इंडियन में एक्सप्लेन किया, वेस्टर्न में। स्पिरिचुअल का इंडियन में, फिर वेस्टर्न में। मेजरमेंट का इंडियन में, फिर वेस्टर्न में। तो वैसे ही लिखो, यहाँ पे लिखो इंडियन, यहाँ पे वेस्टर्न, और यहाँ पे पॉइंट्स। पॉइंट्स नहीं, नाम भी दे के आप कुछ और भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दौराई नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें आपने लिख दिया पहले सोशल इंटरेक्शन, फिर इंडियन का क्या है, वेस्टर्न का क्या है, ऐसे लिखो। फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल वाला भी लिखो आप, फिर इंडियन का क्या है, वेस्टर्न का। फिर मेजरमेंट वाला लिखो, इंडियन का क्या है, फिर वेस्टर्न का क्या है, ऐसे करके आप लिखो। तो इस तरीके से पहले मैं आपको बता रही थी, बट आपको मैंने अभी दिखाया कि ऐसे आपको करना है। तो सोचो, जो बच्चे पहले स्किप कर दिया, मतलब अभी तक आया नहीं, उसने वीडियो पहले छोड़ दी, उसको ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। देखो ऐसा है ना कि ये पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ लोगे, और आपने शायद पढ़ भी लिया होगा इसके पहले, क्योंकि सैम्पल पेपर को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। बट
क्लास अब जब करते हो, जब आप एक्सप्लेनेशन सुनते हो, तो एक चीज़ नहीं बात बताई जाती है वहाँ पे, इससे रिलेटेड और चीज़ें बताई जाती हैं। और ये जो आप चीज़ सुनते हो सकता है आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी आए, बट आपका एक रफ आइडिया होता है जिससे कि आप सिमिलर कॉन्सेप्ट के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम एक वीडियो डालेंगे कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है आपके पेपर में। उस पर मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगी। अब वो भी वीडियो देखना, जब सब्सक्राइब करना आते ही पहले आप देख लेना। और टेलीग्राम में मैं वीडियो चैनल पे लाइव होने से पहले भी डाल देती हूँ, तो अगर आपको और भी ज़्यादा पहले देखना है तब आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से। जो इंटेलिजेंस वो फोकस और इंटरप्रिटेशन पे डिफर है। पहले है सोशल ओरिएंटेशन। तो सोशल ओरिएंटेशन में जो इंडिया है उस पर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन और हारमोनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वेस्टर्न पे लोग इंडिविजुअल अचीवमेंट और कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब इंडिया में बेसिकली हम साथ साथ हैं, हम रिस्पॉन्सिबल है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। और वेस्टर्न में हम ऐसे हैं कि हमने खुद का क्या पर्सनल अचीवमेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर स्पिरिचुअल डायमेंशन में इंडिया में जो है वो मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि वेस्टर्न में इन चीज़ों को थोड़ा बहुत इग्नोर किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बट अभी हर बहुत चेंजेस हैं, तो उसके साथ आप इसको मिलाओ मत। ओके, फिर मेजरमेंट। इंडिया में हम किसको रियल लाइफ बिहेवियर और विजडम के थ्रू लोगों की इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, जबकि वेस्टर्न में हम उसकी आईक्यू वगैरह से देखते हैं, मतलब एकेडमिक्स वगैरह, फिर उसके इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम मेजर करते हैं। और इंडिया में हम उसके विजडम कितनी है, स्पिरिचुअल विजडम कितनी है, मतलब माइथोलॉजी नहीं, बट हम इन जनरल इंसान के ज्ञान को देखते हैं। ओके, फिर प्रैक्टिकल अगर विजडम की बात करें, इंडियन इंटेलिजेंस वैल्यूज प्रैक्टिकल विजडम एंड एडेप्टेबिलिटी इन डेली लाइफ। तो हम जो है कि प्रैक्टिकल विजडम, इंसान डेली लाइफ में कितना ज्ञानी है, कितना वाइस है, इन चीज़ों पे देखते हैं। और वेस्टर्न पे एकेडमिक परफॉर्मेंस को ज़्यादा देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को ज़्यादा देखते हैं। तो ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे बात करी, यही पॉइंट इधर भी आ गया है। और अभी अगर हम गोल की बात करें, जो इंडियन इंटेलिजेंस का गोल है वो है सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर, जबकि वेस्टर्न में हम सक्सेस और एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम इंडिया में चाहते हैं कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइज करके अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाए, और वेस्टर्न में हम ध्यान देते हैं कि बंदा कितना सक्सेसफुल है, कितना एफिशिएंटली काम करता है इन्हीं चीज़ों पे। आजकल बहुत बदलाव है, बट जो बुकिश चीज़ें हैं आपको डिफरेंस वही आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अब बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, आप मेरे से वो मत करते फिरना, मतलब डिबेट मत करना, नहीं मैडम ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो। बोलने को बहुत कुछ है, होने को बहुत कुछ होता है, लेकिन पढ़ना लिखना वही है, जो किताबी है वही है। इसलिए आपको, मतलब हमने, चलो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, अभी सेक्शन ई पे चलते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में टाइप 2 जो कि 6 मार्क्स के हैं क्वेश्चन। तो पहले लॉन्ग आंसर में हमने 4 मार्क्स का देखा था, अभी हम 6 मार्क्स का देखेंगे। तो इसी सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं एक बार पानी का ब्रेक ले लेती हूँ। तो हम अभी चलते हैं सेक्शन ई पे, लॉन्ग आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस को फिलअप नहीं पढ़ाई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे शायद 3 ही क्वेश्चन होगा क्योंकि टोटल शायद 31 है। 28, ओके, 28B, ओके, 29 एंड क्वेश्चन नंबर 29B, अरे बाप रे। और केस नंबर 1 30 31, अच्छा 31, अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन पे और डाल के 4 कर दिया, 2 पे 4 कर दिया, बाप रे, हमारा काम पूरा बढ़ा दिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, आई एम सो हैप्पी कि मैंने कमिटमेंट किया था, मैं 1 गो में इसको कंप्लीट करूँगी, पार्ट 2 नहीं बनाऊँगी, और आई एम वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग माई गोल। तो मैंने कमिटमेंट किया, एक बार मैं पढ़ाऊँगी, मैं कर रही हूँ, आपको कमिट करना है कि आपको 65 प्लस स्कोर करना है।
और एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा और जिस दिन आपको रिज़ल्ट आएगा, वैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने पे पता चल जाता है कितना नंबर मिलेगा, आपको वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है ताकि दूसरे बच्चों को भी तो पता चले कि मैडम अच्छे से पढ़ाती है, बाद में मेरे से पढ़ना है। आप लोग तो पास आउट होकर निकल जाओगे, जूनियर्स को बताना है ना मैं अब मेरे बारे में कि मेरे से पढ़े वो लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो किस टाइप के डिसेबिलिटी होने पे क्या कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में बताओ। तो पहले आपकी श्रद्धा है तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से बता सकते हो, अच्छा रहेगा अगर आप बताओगे। तो मैंने तो छोटा सा ही लिखा है, जबकि 6 नंबर का है तो थोड़ा और मुझे लिखना चाहिए था, थोड़ा बड़ा करके। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब किसी भी इंसान की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उस पर थोड़ी बहुत लिमिटेशन आ जाती है। मतलब इंटेलेक्चुअल बेस्ड जो फंक्शंस होते हैं उसमें उसको करने में दिक्कत आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वो लोग उतना इंटेलिजेंट नहीं होते, थोड़े से मंद बुद्धि होते हैं, उनकी थोड़ी दिमाग जो है वो थोड़ा मतलब डेवलपमेंट कम होता है, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट दिमाग बीक से थोड़ा कम होता है, तो यही सारी प्रॉब्लम होती है। इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं है तो वही डिसएबिलिटी है। ओके, सो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम देखेंगे। तो अलग अलग डिसेबिलिटी है, जैसे मिड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें ना मैं आपको बता दूं, अभी देखो एक आपका ना एनसीईआरटी में वो रहता है, एनसीईआरटी में आपका एक टेबल आता है कि इस डिसेबिलिटी पे स्कोर इतना आता है, ये इधर डिसेबिलिटी होगा और इधर स्कोर होगा आपका कि इस तरीके का है तो इतना स्कोर होगा। जैसे मिड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो सीवियर होने पे क्या स्कोर है वो आईक्यू वगैरह का, तो वो टेबल अगर आपको मिल रहा है तो वो आप पढ़ो। चलो मैं ही इधर अटैच कर देती हूँ। ओके ओके, सो मिड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब उनसे इंसान में जो एकेडमिक और जो सोशल स्किल है लीव सेमी इंडिपेंडेंटली, मतलब उसमें मतलब मिड मतलब मीडियम लेवल का डिसेबिलिटी है, तो वो उसमें थोड़ी बहुत एकेडमिक नॉलेज है, थोड़ी सी सोशल स्किल है, और वो चाहता है तो थोड़ी इंडिपेंडेंटली रह सकता है, सेमी इंडिपेंडेंटली। मतलब दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन फिर भी वो चाहता अगर है तो वो रह सकता है थोड़ी बहुत। जैसे कि एक कोई इंसान है, उसको सीखने में, पढ़ने में, लिखने में थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिनके मतलब हाथ पैर सब ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, बट थोड़ा दिमाग थोड़ा स्लो है। तो इस तरीके के आपको लोग मिल जाएंगे जिनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, काम उनको आता है, बस थोड़ा गाइड करना पड़ता है, तो वही बात है। फिर है मॉडरेट लेवल, ओ मिड नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माइल्ड माइल्ड माइल्ड, माई बैड। माइल्ड माने थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अगर है, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो इंसान सेमी इंडिपेंडेंटली रह सकता है, बस उसको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। फिर आता है मॉडरेट, अब माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मॉडरेट। जैसे आपका पेपर होता है ना इजी टू मॉडरेट, तो ये भी माइल्ड से मॉडरेट। तो मॉडरेट अगर होता है तो उसको डेली एक्टिविटीज़ के लिए सुपरविजन की ज़रूरत है, जैसे कि बेसिक केयर करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए, और वोकेशनल टास्क के लिए उसको सपोर्ट चाहिए। ओके, फिर है सीवियर। अगर सीवियरली कोई डिसेबिलिटी है, सीवियर है मतलब बहुत एक्सट्रीम है, तो उसको क्या होता है कि एक्सटेंसिव सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पर्सन में यूज सिंपल वर्ड्स एंड नीड हेल्प इन मोस्ट डेली एक्टिविटीज़, उसके डेली एक्टिविटीज़ में उसको मदद चाहिए होती है। फिर है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब बहुत ही हालत ख़राब है, फिज़िकल लिमिटेशन ही आ जाती है, मतलब जैसे ब्रेन के साथ साथ फिज़िकल डेवलपमेंट भी कभी लिमिटेशन आ जाती है, और उनको केयर की ज़रूरत है, कांस्टेंट केयर। जैसे कि ए पर्सन डिपेंड एंटायरली फॉर केयर गिवर्स फॉर फीडिंग और मूवमेंट, उनको चल फिरने के लिए और खाना खाने के लिए भी हमेशा केयर गिवर की ज़रूरत होती है। ये कब होता है? जो प्रोफाउंड, बहुत ही हालत ख़राब, बुरा केस आता है तब। फिर होते हैं सोशल एडजस्टमेंट। कुछ लोग होते हैं जिनकी डिसेबिलिटी ये होती है कि उनकी सोशल स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, तो
इन लोगों को बहुत बार मिनिमल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, मतलब वो लोगों से मिलजुल नहीं पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते और फ्रेंडशिप वगैरह फॉर्म नहीं कर पाते। फिर हमारा है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब लर्न करने में, किसी चीज़ को लर्न करने के लिए उनमें प्रॉब्लम होती है, वो लोग नहीं कर पाते, उनकी लर्निंग जो है वो स्लो होती है और बार बार रिपीट करनी पड़ती है। ओके, समझ आ गई बात। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20B, देखो ये जो है ना क्वेश्चन, तो एक बात मैं बता दूँ, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा छोटा करके ही लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में ही लिखा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप इस सवाल के लिए, वैसे यहाँ पे मैंने बताया भी बहुत शॉर्ट में है, लिखा भी शॉर्ट है, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके लिखो, क्योंकि 6 मार्क्स है ना, बहुत ज़्यादा है, तो आप 2 पेज में, 2 या 2.5 पेज में आप इसको बहुत ज़्यादा और एक्सप्लेन करके लिखो। जैसे मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, तो आप इसको बहुत एक्सप्लेन करके लिखो। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 28 से इसके लिए भी मैं बताऊंगी, यहाँ पे छोटा सा मैंने लिया है क्योंकि बताना भी है ना आपको भाई, अभी बहुत लंबा हो जाता है। सो व्हेन डज एंजाइटी टर्न इनटू डिसऑर्डर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो 2 पार्ट है कि कब एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाती है और क्या क्या टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर हैं। सो एंजाइटी डिसऑर्डर कब होती है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है, पर्सिस्टेंट और इंटरफेयर्स विद डेली फंक्शनिंग। 1 मिनट। ओके, तो कोई एक्चुअली बुला रहा था, तो ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि कब एंजाइटी डिसऑर्डर में बदल जाती है और डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है। तो एंजाइटी कब बदल जाती है, जब वो बहुत एक्सेसिव होता है, परसिस्टेंट मतलब लगातार होती रहती है और हमारी जो डेली लाइफ की फंक्शनिंग है उनके साथ इंटरफेयर करता है, तब वो डिसऑर्डर बन जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा, आप इसको डिवाइड ऐसे करो कि 2 मार्क्स और 4 मार्क्स से डिवाइड करो। तो 2 मार्क्स में आपको बताना है कि एंजाइटी कब डिसऑर्डर बनती है, और 4 मार्क्स के आपने उसके टाइप्स बताने हैं। तो 2 मार्क्स के लिए आपको ये जो एक लाइन में मैंने लिख दिया है ना, इसको आपको और एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, इसलिए मैं बता रही थी कि स्किप मत करना, क्योंकि मैं आंसर के साथ साथ बताती जाऊंगी कैसे लिखना है। यहाँ पे तो एक आइडिया देने के लिए मैंने इसको किया है, क्योंकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट सैम्पल पेपर पे आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसके मेन पेपर में क्वेश्चन बनने के उस कॉन्सेप्ट से बहुत चांसेस है, इसलिए मुझे उस कॉन्सेप्ट को टच करना था, आपको समझाना था, बट आंसर का आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कौन कौन से टाइप हैं, तो सबसे पहला टाइप है हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको हम GAD भी कहते हैं। तो इसमें जब कांस्टेंट और अनरियलिस्टिक वरी रहती है लाइफ के बारे में, उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी। मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होती है एंजाइटी, तो जनरलाइज कोई इंसान मतलब हमेशा चिंता में डूबा रहता है, तो उसको एंजाइटी होती रहती है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो हमेशा अपने एग्ज़ाम्स के बारे में, फैमिली के बारे में, हेल्थ के बारे में चिंता में रहता है, यार मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, ऐसे। ओके, और एक चीज़, जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, उस पर आपको एग्जाम्पल ज़रूर डालना है, मैंने सब में डाला हुआ है। 2 और 3 में अगर आप ना भी डालो तब भी चलता है, लेकिन 4 और 6 में आपको एग्जाम्पल रखना ही रखना है, और हो सके तो डायग्राम भी रखना है। ओके, फिर हमारा है पैनिक डिसऑर्डर। तो पैनिक नाम से पता लग रहा है कि इंटेंस फेयर होता है और फिजिकल सिम्टम्स आता है, पैनिक अटैक आता है लोगों को, आपको पता ही है। तो उसमें क्या होता है कि अचानक से ब्रेथलेसनेस होती है और पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फिर है फोबिक। तो फोबिक का मतलब है किसी भी चीज़ का डर रहना, तो फोबिक मतलब इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो इसके एग्जांपल में जैसे हाइट्स का, पब्लिक स्पीकिंग का फेयर रहता है लोगों का, तो वही बात है। फिर है हमारा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एंजाइटी में आता है। तो ऑब्सेशन क्या है, कंपल्शन क्या है, इसके मैंने बताया है आपको। जैसे रिपीटेडली हैंड वॉशिंग, जो हमने एक एग्जांपल देखा था क्वेश्चन में ही, तो इन्वॉल्व्स ऑकरिंग ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्सिव बिहेवियर। तो इंसान में कंपल्सिव बिहेवियर रहता है, ऑब्सेसिव बिहेवियर रहता है। फिर हमारा है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये तब होता है जब लोगों को कोई ट्रॉमा होता है, मानो कोई प्रॉब्लम हो गया और उसके बारे में उनको फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। माने ट्रॉमा के पोस्ट में, ट्रॉमा के बाद में उनको स्ट्रेस होता है।
ओके। और इम्पैक्ट ऑन फंक्शनिंग, अब इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा जब हमारा पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिसरप्ट हो जाता है बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस के वजह से, तब भी हमारा क्या होता है, ये जो एनजाइटी है वो स्ट्रेस में बदल जाती है। ओके। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। इज इंटेलिजेंस अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटेलिजेंस इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इसको मेरा जो एक सीरीज़ है बोर्ड्स कैप्सूल, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको इस सवाल के लिए उस लेक्चर को देखना है, आप देखो। यहाँ पे मैं छोटू सा एक्सप्लेन करती हूँ। सो इंटेलिजेंस जो है ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ का मिला जुला एक कॉन्सेप्ट है। मतलब हेरिडिटी मतलब जो आपके मिला है, आपके जेनेटिक्स में जो है, आपके दादा परदादा पापा उन वो कैसे थे, उनसे आपकी पर्सनैलिटी में जो भी फैक्टर आई है उनको हम कहते हैं हेरिडिटी के थ्रू आई है। मतलब आपका जो जेनेटिक्स है बेसिकली, उसी को हम कहते हैं हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट मतलब आप कैसे एनवायरनमेंट में रहे हो। तो एनवायरनमेंट से पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क आता है वो हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। तो अभी हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ओके। सो पहली बात हमने देखा था और रीज़न भी बोला, तो रीज़न में एक स्टडी भी हमारे पास है, उसको भी हम देंगे। ओके। सो यहाँ पे देखो, पहला हमने क्या एक्सप्लेन किया, पहले हमने देखा हेरिडिटी का क्या रोल है। सो हेरिडिटी जो है इंटेलिजेंस के लिए एक बेसिक पोटेंशियल देती है कि एक इंसान का कितना पोटेंशियल हो सकता है, कितना पॉसिबल पोटेंशियल हो सकता है, वो हमें हेरिडिटी से पता चलता है। कि जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो अगर मानो उनकी फैमिली में बहुत कुछ लोग हैं जो एकेडमिकली बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कोई पर्सन अगर उस फैमिली से बिलोंग करता है तो वो कितना हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकता है। जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, एक फैमिली है जहाँ पे सारे लोग सर्जन हैं, उसके मानो जो ग्रैंडफादर है वो भी सर्जन थे, फादर है वो भी अभी मेडिकल में बहुत ही हाईएस्ट एक फील्ड में है, उसके जो मदर है वो भी बहुत ही मानो वो लॉयर है। तो इससे पता चल रहा है कि उनकी जो फैमिली है वो एकेडमिकली बहुत रीच है। तो इससे हम उसका कितना पोटेंशियल हो सकता है, उसकी इंटेलिजेंस की, उसका पता लगा सकते हैं। ये बात क्या कहता है, हेरिडिटी कहता है। जैसे एग्जांपल में आइडेंटिकल ट्विंस ऑफन शो सिमिलर इंटेलिजेंस लेवल। जैसे अगर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, वो अगर अलग अलग भी रहे तब भी उनकी जो इंटेलिजेंस की लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये तो चीज़ कहती है हेरिडिटी ने। अब जो एनवायरनमेंट है वो दूसरा चीज़ कहता है, वो ये कहता है कि मान लिया तुम्हारी फैमिली में बहुत इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर तुमको सही एजुकेशन नहीं मिला, सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, सही स्टिमुलेशन, सही इन्फ्लुएंस नहीं मिला, तब तो तुम्हारी वो इंटेलिजेंस कोई काम की नहीं है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। अब सोचो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए आप इसको अच्छा इसको बुरा नहीं कह सकते हो, या फिर इसको करेक्ट इसको इनकरेक्ट नहीं कह सकते हो, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए है, जैसे अगर मानो कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी फैमिली हिस्ट्री एकेडमिकली थोड़ी पुअर है, लेकिन उसको हमेशा एक बुक्स के साथ, लर्निंग परफॉर्मेंस के साथ उसका अटैचमेंट रहा है, मतलब हमेशा उसको सिखाया गया है, उसको पढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट बनेगा, उसकी इंटेलिजेंस भी बढ़ जाएगी। ओके। ये कहता है एनवायरनमेंट में। अभी ये एक और एग्जाम्पल किया गया था, ट्विन के ऊपर एक स्टडी किया था। तो इसमें क्या देखा गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनके आईक्यू सिमिलर होती है, और जो ट्विन्स रेस टुगेदर शो आईक्यू स्कोर्स, क्लोज आईक्यू स्कोर। तो अगर दो ट्विन्स है जिनको एक साथ बड़ा किया जाता है उनमें सिमिलर आईक्यू स्कोर होता है, जो हमने यहाँ पे भी इसी चीज़ को देख लिया। इसमें हम हेरिडिटी के एग्जाम्पल में आते हैं, और हेरिडिटी का एग्जाम्पल यही है, ट्विंस का एग्जाम्पल आप हेरिडिटी में डाल दो, और एनवायरनमेंट में आप यही लिखो कि अगर कोई बच्चा है जिसको हमेशा पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, तो बहुत चांसेस है कि वो इंटेलेक्चुअली बेटर परफॉर्म करेगा। और
अभी एक और कॉन्सेप्ट है, देखो अभी यहाँ पे हमने ट्विंस के बारे में पढ़ा है ना, ट्विंस के बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे एडॉप्शन के बारे में। चलो ये तो एक माँ के कोख से जन्म लिया है, ट्विंस है तो उनमें सिमिलरिटीज हो गई। लेकिन अगर मानो कोई एक बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया है, तब क्या होता है, कहानी यहाँ पे थोड़ी बदल जाती है। सो यहाँ पे कहानी कुछ इस प्रकार से होती है कि इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच चाइल्ड ग्रोज। सो इंटेलिजेंस जो है वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है बच्चा, उससे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एडॉप्टेड चिल्ड्रंस आईक्यू रिफ्लेक्ट्स देयर एडॉप्टेड फैमिली एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ये बात है कि मानो कोई एक बच्चा है जिसकी एडॉप्शन हुई है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, बायोलॉजिकल जो फैमिली जेनेटिक्स है, उसमें इंटेलिजेंस का उतना वो नहीं है, इंटेलिजेंट मतलब इंटेलेक्चुअली थोड़ी पुअर है। बट जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया, उन लोगों का आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, वो लोग इंटेलेक्चुअली बहुत रीच हैं। तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि जो इस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है वो भी थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली रीच बन जाए, क्योंकि उसको अगर एनवायरनमेंट वैसा मिल रहा है, उसको अगर एक्सपोजर वैसा मिल रहा है, तो बहुत चांसेस है कि वो भी वैसा बने। अब इंटरेक्शन इफेक्ट में कहते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट है, देखो इंटरेक्शन इफेक्ट, इसको भी अलग अलग आप ऐसे अलग अलग पॉइंट डाल के थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखो, ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लेन करो, क्योंकि 6 नंबर का है तो 6 नंबर में देखो जो पूछा है उसको लिखने के साथ साथ 6 नंबर का क्वेश्चन में वर्ड लिमिट ज़्यादा रहता है ना, तो आप कोशिश करो आप उसको आंसर को जितना डिटेल्ड हो सके डिटेल बना के उस वर्ड लिमिट को पूरा करो। मैंने यहाँ पे थोड़ा कम लिखा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बताना था, समझाना था। पूरी कहानी लिखती थी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, एक फिल्म बन जाता, सैम्पल पेपर फिल्म ऐसे। ओके, तो इंटरेक्शन इफेक्ट कहता है कि जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट लगाता है, लेकिन एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है क्या वो लिमिट तक पहुँचेगा ना पहुँचेगा उसको। एग्जाम्पल, जेनेटिकली ब्राइट चाइल्ड नीड्स प्रॉपर स्कूलिंग टू एक्सेल। जैसे हेरिडिटी में कोई जेनेटिकली बहुत ब्राइट है, वो हेरिडिटी ने बताया, लेकिन अगर उसको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिला है तो वो एक्सेल नहीं करेगा। तो हेरिडिटी से आपको पता चलता है कि लिमिट कितना है, पोटेंशियल कितना है, लेकिन एनवायरनमेंट ही बताता है कि उस पोटेंशियल तक वो पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। वही बात है। अब इसका अगर एक कंक्लूजन अगर हम बताएं, बैलेंस्ड अगर एक व्यू बताएं, सो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। So intelligence develops best when genetic potential meets supportive environments. और इंटेलेक्ट तभी बढ़ती है जब सही पोटेंशियल, सही सपोर्ट उसको मिलता है, मतलब कोई भी पोटेंशियल को सही सपोर्ट मिलता है तभी इंटेलिजेंस की ग्रोथ होती है। दैट्स इट। बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब रॉबर्ट स्टैनबर्ग्स की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हमें देखना है। 29B, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम केस स्टडी पे जा रहे हैं। सो रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने प्रपोज किया ट्रायआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस विच एक्सप्लेन इंटेलिजेंस थ्रू 3 कंपोनेंट्स। तो ट्रायआर्क, आर्क पता है ना, अरे मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, आर्क तो ऐसे है, तो एक पार्ट को ऐसे, मतलब कैसे मैं बताऊँ इसको, हाँ ऐसे, ये क्या हो गया, गलत हो गया क्या, नहीं गलत नहीं, ड्राइंग थोड़ा ख़राब बन रहा है। चलो मैं इसको ऐसे नहीं बताती, इस सिंपल भाषा में बताती हूँ। तो ट्राई माने पता लग रहा है ना 3, तो ऐसे सोचो इसके 3 कंपोनेंट्स है। तो रॉबर्ट स्टैनबर्ग की ट्रायआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ट्राइया माने 3, तो 3 कंपोनेंट्स है, 3 आर्क है उसके। ओके, तो फिर द थ्योरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला जो ट्रायआर्क है, मतलब 3 कंपोनेंट्स हैं, तो पहला क्या है, कॉम्पोनेंशियल, फिर है एक्सपीरियंशियल और फिर है कॉन्टेक्चुअल। ओके, और इसका एक बैलेंस व्यू भी हम देखेंगे, और बियॉन्ड आईक्यू, रियल लाइफ एप्लीकेशन, बहुत कुछ है। अरे भाई साहब, कुछ लिखने में तो कमी नहीं छोड़ी है। ओके, सो दिस थ्योरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स। तो कॉम्पोनेंशियल में क्या आता है, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में एबिलिटी टू एनालाइज एंड सॉल्व एकेडमिक प्रॉब्लम्स। तो कॉम्पोनेंशियल मतलब एनालिटिकल एबिलिटी होती है। इंटेलिजेंस मतलब 3 पार्ट है इंटेलिजेंस के, 3 पार्ट से इंटेलिजेंस बना है, या फिर आप ऐसे समझो कि 3 तरीके से आप इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला है एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब एनालाइज कर सकते, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके उसको लॉजिकल रीजनिंग के साथ
सॉल्व कर सकते हो, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल एबिलिटी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कोई इंसान में अगर लॉजिकल रीजनिंग देने का एबिलिटी है, एनालाइज करने का एबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि उस इंसान में इंटेलिजेंस है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, अब इस चीज़ को अगर हम दूसरे में बोले जो कि है एक्सपीरियंशियल यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, तो कोई भी इंसान अगर डील कर सकते न्यू सिचुएशन को क्रिएटिवली, या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम का एक यूनिक कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी क्रिएटिविटी करके, क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नया क्रिएट करना। तो कोई भी इंसान जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पर बेस्ड कुछ नया क्रिएट कर सकता है, कुछ यूनिक बना सकता है, और उसमें अगर ये एबिलिटी है तो उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो अगर ये एबिलिटी है तभी इंसान इंटेलिजेंट है। ओके, सेम वही बात कॉन्टेक्चुअल। तो किसी इंसान को अगर कॉन्टेक्स्ट का ये है, मतलब हम एक कहते हैं ना कि स्थान, काल और पात्र, मतलब कौन से स्थान पे है, कौन सा काल माने कौन से समय, और कौन से पात्र आपके सामने, कौन से व्यक्ति, कौन से इंसान आपके सामने है। अगर आपको इन तीन चीज़ों का नॉलेज है, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो अगर ये भी एबिलिटी है आप में, जिससे कि आपके रियल लाइफ सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, तभी आपको इंटेलिजेंट माना जाएगा। जैसे मैनेजिंग डेली टास्क और वर्क प्लेस चैलेंजेस इफेक्टिवली। तो आपको कौन से स्थान पे, कौन से प्लेस पे आप है, उस पर कैसे बिहेव करना है, कौन से काल, कौन से समय में आप है, उस जगह पे कैसे बिहेव करना है, कौन से इंसान आपके सामने है, उनके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है, यानी कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज है, तभी आप इंटेलिजेंट हैं। तो यही है ट्राई आर्क थ्योरी। 3 आर्क है, 3 पॉइंट है। ओके, अब इसमें एक बैलेंस्ड एबिलिटीज़ है। सो इंटेलिजेंट में सारे 3 टाइप के जो एबिलिटी है वो आता है, जैसे एकेडमिक्स, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी। ओके, अब इस पे एक और चीज़ भी कहा जाता है कि जो आईक्यू है ना, सॉरी, जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू तक ही लिमिटेड नहीं होती है। ए पर्सन में परफॉर्म पोअरली इन एग्जाम बट सक्सेड इन रियल लाइफ। तो क्योंकि इंटेलिजेंट को देखो यहाँ पे हमने 3 एबिलिटी में बोला है ना, एकेडमिक्स माने एनालिसिस और क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे भी बताया है कि इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की बात नहीं है, यानी आईक्यू की बात नहीं है। जैसे आईक्यू को हम सीधा एकेडमिक्स से जोड़ते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आईक्यू की बात नहीं है। अगर कोई इंसान क्रिएटिव है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, तभी वो इंटेलिजेंट है। ओके, जैसे दिस थ्योरी एक्सप्लेन इंटेलिजेंस इन एवरीडे फंक्शनिंग, तो चूजिंग सुइटेबल एनवायरनमेंट्स टू अचीव गोल्स। तो आपका जिस तरीके का गोल है उसके लिए कौन सा एनवायरनमेंट सही होगा, आपने उसका भी चयन अगर कर लिया सही से, तब भी आप इंटेलिजेंट हो। ओके, सो समझ आ गई पूरी कहानी। अब एक केस स्टडी है, उसको देखना है, और फिर बस हमारी जो कहानी है, ये सैम्पल पेपर का जो फिल्म हम लगा रहे हैं वो ख़त्म है। मैं थोड़ा सा टी ब्रेक नहीं, पानी ब्रेक लेती हूँ। ओके, तो चलो देख लेते हैं सेक्शन नंबर F, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे कलर से देखते हैं। कौन सा कलर ले भाई? चलो ये पिंकी को ले लेते हैं। तो पिंकी से हम सेक्शन F पे चलते हैं और हम पढ़ लेते हैं अपना केस स्टडी। तो ये केस स्टडी जो है सिजोफ्रेनिया के ऊपर बेस्ड है। सिजोफ्रेनिया को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको भी आपको देखना है। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, एक भी कुछ ऐसा है क्या जो आपके पढ़ाए हुए में से नहीं आया है? हो सकता है मैंने ना पढ़ाया हो, क्योंकि मैंने 2 ही चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है, बाद का मैंने नहीं किया है। तो मैंने नहीं पढ़ाया, कोई और टीचर ने पढ़ाया, आपके स्कूल में पढ़ाया, आपने पढ़ा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एनसीईआरटी से बाहर है। हो सकता है मैंने आपको ना पढ़ाया, बट मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ, तो मेरे को एनसीईआरटी का पता है क्या नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि आपने जो पढ़ा है, एनसीईआरटी में जो दिया है उसी से क्वेश्चन बनेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो आपने साल भर पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आएगा, जो बुक में दिया है, जो टीचर ने पढ़ाया है, जो आपने साल भर पढ़ा है उसी से आने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, इसलिए उतना डरने की, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन F, केस केस स्टडी क्वेश्चन। तो केस स्टडी में बेसिकली एक पूरी कहानी दी रहती है और उससे कुछ सवाल आता है, मतलब एक केस दिया रहता है, उसको स्टडी करना है। तो हमारा ये केस है जो किस बारे में है,
चलो पढ़ते हैं फिर पता लगाते हैं। तो सतीश एक 20-year-old मेल, इन ऐसे ही जो डिटेल्स है ना उन चीज़ों को याद रखना है। 20-year-old मेल विथ सीजोफ्रेनिया, तो ये केस जो है सीजोफ्रेनिया के बारे में है। तो ये बिलीव करते हैं दैट पुलिस ऑफ दैट एरिया ट्रैकिंग एंड फॉलोइंग हिम, तो उसको लगता है जो पुलिस है वो उसको ट्रैक कर रही है और उसको फॉलो कर रही है। और पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है वो उसको बिलीव कराती है दैट दे आर मॉनिटरिंग एवरी बिहेवियर ऑफ हिज, सो दिस थॉट्स आर इंटरफियरिंग विथ हिज स्टडीज़ एंड असाइनमेंट्स। तो ये जो थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं कि पुलिस उसको ट्रैक कर रही है, उसको मॉनिटर कर रही है, इसकी वजह से उसके जो पढ़ाई है और जो असाइनमेंट्स है उनमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो सतीश जो है वो ओकेशनली बहुत एब्रप्टली हंसता है, इनअप्रोप्रिएटली भी हंसता है, एंड समटाइम्स स्टॉप स्पीकिंग मिड सेंटेंस। तो कई बार तो अचानक से जोर जोर से हंसता है, कई बार क्या होता है कि बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। जैसे अभी मैं चाह रही थी कि एक ही बार में मैं पूरा इस वीडियो को ख़त्म करूँ, बट जो रोड पे कुत्ते हैं, शायद कुछ देखा होगा उन्होंने या पता नहीं क्या है, या फिर कोई चोर आया है क्या है, इतने ज़ोर से भौंकने लगे बीच में कि मुझे रुकना ही पड़ा वीडियो। और मेरा जो स्ट्रीक है, जो कंसिस्टेंसी है वो टूट गया, मेरा दुख हो रहा है मुझे। तो चलो अब मेरी बातें छोड़ते सतीश पे आते हैं। तो फिर सतीश जो है ही एक्सप्रेसेस कंसर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रूम। तो वो जो रूम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, जैसे फ़ोन है, कंप्यूटर के बारे में, उनको भी ऐसा लगता रहता है कि वो भी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और वो अपने थेरेपिस्ट को रिपीटेडली पूछता रहता है कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी की क्या चीज़ रहती है आपके पास, और वो चाहता है कि उसकी जो भी ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन है वो पुलिस तक ना जाए। ही बिलीव्स हिज बिलीव्स आर फिक्स्ड एंड इफ़ दे आर चैलेंज्ड हिज टोन बिकम्स हॉस्टाइल। तो अगर उसके बिलीव्स को कोई फिक्स करना चाहता है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा है, कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, और अगर उसके बिलीव को चैलेंज किया जाता है तब वो हॉस्टाइल हो जाता है, यानी अजीब तरीके से बिहेव करता है। तो ये था हमारा पूरा कहानी। अब सवाल नंबर 1, दैट 30, वाई डज सतीश ओकेशनली लव एब्रप्टली एंड इनअप्रोप्रिएटली। 1 नंबर के लिए है कि सतीश क्यों कभी कभी बहुत ही एब्रप्टली और इनअप्रोप्रिएटली हंसता है। सो सतीश लव एब्रप्टली एंड इनअप्रोप्रिएटली ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट which is the symptom of schizophrenia where emotional response do not match the situation। तो जो भी पेशेंट है सिजोफ्रेनिया के, उनमें एक ऐसा रहता है कि जैसे सिचुएशन है और उनका जो बिहेवियर है उसमें मिसमैच रहता है। जैसे कोई सिचुएशन नॉर्मल सी है बट ये इधर बहुत जोर जोर से हंस रहा है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से हंस रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। यानी जो सिचुएशन है और जो बिहेवियर है पेशेंट का वो मैच नहीं करते, ये सिजोफ्रेनिया में है। ओके, अब दूसरा है क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए है, दैट पेट्रोलिंग ऑफ पुलिस मेक्स हिम बिलीव दैट दे आर मॉनिटरिंग एवरी बिहेवियर ऑफ हिज। तो पुलिस जो पेट्रोलिंग करती है उसको लगता रहता है कि पुलिस जो है उसके सारे बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द सिम्टम ऑफ द डिसऑर्डर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन सा सिम्टम यहाँ पे है और इसको हमको एक्सप्लेन भी करना है। तो अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा है बट फिर भी लोगों को लगता है कि वो हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिल्यूजन। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, डिल्यूलू इज़ द सोल्यूलू, क्योंकि जो एक्चुअल में हो तो नहीं रही है तो आप लोग डिल्यूजन में हो और आपको लग रहा है वही सोल्यूशन है। डिल्यूलू इज़ द सोल्यूलू, तो वही है, कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा है बट लोगों को लगता है कि वो हो रहा है, तो ये एक डिल्यूजन है। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है, तो इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि सतीश जो है वो बिलीव कर रहा है कि पुलिस इसको फॉलो कर रही है और मॉनिटर कर रही है, तो इससे हमने इसको आइडेंटिफाई किया। और दूसरा, इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे मैंने कहा कि कई बार लोगों को जो चीज़ नहीं हो रही है वो लगता है हो रही है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डिल्यूजन। सो डिल्यूजन ऑफ persecution refers to a false and fixed belief that one is being harmed, watched or targeted by others despite lack of evidence। तो कोई भी एविडेंस नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं होता है, बट फिर भी लोगों को लगता है कि कोई तो मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई टारगेट कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये जो सेशन है पूरा अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा बहुत अच्छे से। और ये जो PDF है, अगर ये आपको चाहिए
तो ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुत एफर्ट लिया है, 2 घंटा ऑलमोस्ट मैंने एक लगातार पढ़ाया है, और अभी भी वो कुत्ते के भौंकने की वजह से वीडियो मैंने 5-6 मिनट तक ऐसे रोक दिया था, बट फिर भी मैंने कंप्लीट किया है। तो मैं चाहूँगी, मैंने जिस शिद्दत से इतना लगातार मैंने पढ़ाया है, आपको पूरा सॉल्यूशन आपको करके दिया है, उसी शिद्दत से आप भी पढ़ो, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करो, और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, अच्छा नंबर आपने स्कोर कर लिया, तब इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट भी करो, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं जो आपके जूनियर है उनको भी पता चले कि हमारा जो चैनल है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही बेनिफिशियल है, और वो लोग मेरे चैनल से पढ़े। सो दैट्स ऑल। इतना फेवर मैं आप लोगों से चाहती हूँ। मैं उतना नहीं चाहूँगी कि इतना बहुत कुछ भर दो, ये कर दो, वो कर दो, बट अगर आपको सच में फ़ायदा हो रहा है, सच में चैनल जो है बेनिफिशियल है, सच में वीडियोस से आपको काम की वीडियोस है, तो उसको आप कमेंट करके बताओ, ताकि दूसरे लोग भी देखें और इसी चैनल से पढ़ें। पहली बात तो चैनल का रीच बढ़ेगा, और दूसरी बात है, अगर अच्छा कंटेंट है तो वो सब में जाना चाहिए, है ना। आप क्यों अकेला उसका फ़ायदा हो लो। ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू।